अमेरिका हमें बताता है कि तुम रशिया से ऑयल नहीं खरीदोगे. If you were put on a press conference to say we have been allowed by the US to import Russian oil for one more month, डूब मरने की इच्छा होगी उस दिन के. मतलब ये मुझे बोलना पड़ा. ज्यादातर लोगों के माइंड में एक इंप्रेशन है कि जो चल रहा है मोरलेस ठीक ही चल रहा है, बीजेपी ठीक ही कर रही है और इट इज गोइंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, बट दे आर नॉट एबल टू सी द अरुणाचल में तीनों पे हमारी टेरिटरीज में चाइना घुसे आ रहा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना कोई घुसा था ना कोई घुस सकता है. न ही कोई गुस्सा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है. चाइना ने कहा देखो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हमने कोई गलत काम किया नहीं है. व्हाट ए थिंग टू से. जीएमआर पे ईडी की रेड होती है, आईटी की रेड होती है, सीबीआई का केस होता है. Within 1 month, GMR sells that to Mr. Adani. Now you tell me, what is this happening? Why does the BJP keep winning? इंदिरा गांधी, नेहरू ने गांधी के सपनों वाला देश नहीं बनाया. इमरजेंसी के बाद तो मतलब मैं उनका चेहरा नहीं देख सकता था. ईरान पे अमेरिका बम चला रहा है, ईरान के हेड ऑफ द स्टेट को मार देता है और मेरा देश एक शब्द नहीं बोल सकता. ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जो अगर मैं डिस्क्लोज कर दूं तो नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा. क्या है ऐसी चीज उसके पास? Sir, welcome to the show. थैंक यू, शुक्रिया. It is my pleasure to be speaking to you and also I am very curious sir, मैं कुछ फंडामेंटल सवाल दिमाग में लेके बैठा हूँ आपसे बात करने से पहले. बेशक, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है. सर आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जी. एकेडमिक ग्राउंडिंग है आपकी, आपने पॉलिटिक्स ग्राउंड पे करी है, आप शायद बहुत डेकेड्स के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्टार्टअप के पार्ट थे. यू हैव सीन इट ग्रो, यू हैव सीन द एंटायर प्रोसेस ऑफ इट, यू हैव सीन द कांग्रेस, यू हैव सीन द बीजेपी, एवरीथिंग. आपने सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही अभी हम जब बात कर रहे थे. आपने कहा कि ज्यादातर लोगों के माइंड में एक इंप्रेशन है कि जो चल रहा है मोरलेस ठीक ही चल रहा है, बीजेपी ठीक ही कर रही है और इट इज गोइंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, बट दे आर नॉट एबल टू सी द रियल बिग पिक्चर एंड देर आर सम थिंग्स दैट दे शुड बी कंसर्न्ड अबाउट. सर माय फंडामेंटल क्वेश्चन रिमेन्स प्रिसाइसली दैट. क्या है ये बड़ी पिक्चर? व्हाई डज द बीजेपी कीप विनिंग? व्हाट शुड अ यंग पर्सन जो इंडिया के लिए कंसर्न्ड है बट एज सच पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा अफिलिएटेड नहीं है, ओपन माइंड का है, वेल एजुकेटेड है, इसको सुनता है क्योंकि हमारा ऑडियंस ऐसा ही है, एटलीस्ट मैं होप करता हूँ कि ऐसे ही हो, तो उसको क्या जानने की जरूरत है सर? क्या कंसर्न हो गया उसका आज की डेट में? Let's start with this idea of what do we want a 21st century India to be like. Let's not start with the past. Let's begin with future. Okay. 21st century India is an India that we would like to be well off. Absolutely. We would like people to have their खुशहाली जिसको बोलते हैं, well-being, more than growth, GDP, ये सब तो उसके टेक्निकल मेजर्स हैं. What do we want? We want well-being. खुशहाली चाहिए. हर हिंदुस्तान का व्यक्ति खुशहाल हो. आखिरी इंसान की आंख से हम आंसू पहुंच सकें, हम चाहेंगे. हम ये भी चाहेंगे कि इंडिया 21st सेंचुरी में दुनिया में एक मीनिंगफुल रोल प्ले कर सके. इतना बड़ा देश है, वी आर 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी एज ए रिसेंट बुक रिमाइंड्स अस. तो 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी कम से कम दुनिया को शेप करने में 1/6 रोल तो प्ले करे. हम चाहेंगे. हम चाहेंगे कि हमारी कल्चर, सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट जस्ट ए कंट्री, वी आर ए सिविलाइजेशन, वी आर ए कल्चर, डीप कल्चर, deeper than the culture of many of the countries that dominate the world today. You know, अमेरिका, यूरोप, इनकी कितनी गहरी कल्चर है, बहुत डीप डेप्थ नहीं है इनकी कल्चर में. हमारे पास बहुत लंबी कल्चर है. तो हमारी जिम्मेवारी 1/6 से भी ज़्यादा बनती है, क्योंकि हमने इस अगर दुनिया सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को देखें तो हमारी जिम्मेवारी शायद 1/4 के करीब बनती है. वो हम दुनिया को बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकें, अपनी कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन, उस सब से. वहाँ से शुरू करते हैं, फिर वहाँ से देखें कि हम आज कहाँ हैं. क्या हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं? Okay. क्या हम जो हो रहा है, रोज जो अखबार में पढ़ रहे हैं, उसको हम उस वेंटेज पॉइंट से देख सकते हैं. वो होराइजन बोलते हैं ना, एक क्षितिज, कि अच्छा मुझे उस तरफ जाना है. उससे रोज सुबह की खबर को मैं देखूं कि अच्छा, आर वी मूविंग इन दैट डायरेक्शन, आर वी मूविंग इन ए स्लाइटली डिफरेंट डायरेक्शंस, आर वी टेकिंग ए रिवर्स गियर, व्हाट इज इट दैट्स हैपनिंग? Sure.
That is what worries me about what is happening in the country for the last 10, 12 years. You don't think we're going in that direction? I think we are going in the opposite direction. That's what worries me. Okay. In terms of economy, we have done well in aggregate terms. क्या इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपस में इंटरनल बिजनेस एंटी मोनोपोलिस्टिक आइडियाज और बिजनेस में डेमोक्रेसी होनी है, क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट? तो सर मैं अगर मेरे से आप पूछो आज की डेट में तो मैं तो बोलूंगा कि इट इज ग्रेटर इट्स लॉपसाइडेड। आई मीन इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा जरूरी है, होगा थोड़ा बहुत अनएथिकल। मेरा अगर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मीट हो रहा है देश के लिए तो मैं तो करूंगा। नहीं, इससे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कैसे मीट हो रहा है? आप इस टाइम इंडिया से इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर क्यों जा रही है? फाइनली इन सब का जो कुछ भी हुआ, अडानी के चलते जो कुछ भी हुआ, एंड द फैक्ट दैट योर सेबी कुड नॉट इन्वेस्टिगेट, दुनिया में क्या इंप्रेशन जाता है कि आपकी स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो स्टॉक मार्केट सीरियस एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट नहीं करती है। Sitting in New York, do I want to invest in that stock market? That's a problem. So national interest की बात बिल्कुल गलत है कि इससे नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं। जी नहीं, ये एक पार्टी एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट पे तरजीह दी जा रही है। दैट इज माय प्रॉब्लम। ठीक है। आई एम नॉट एट द मोमेंट मेकिंग एंटी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स। समझ गया। विद इन कैपिटलिज्म दिस इज crony capitalism, and cronyism has destroyed is seriously damaging India's growth potentials. अगर हम सिर्फ ग्रोथ की बात करें, अभी मैं कल्चर, फॉरेन पॉलिसी, ग्लोबल स्टैंडिंग उस सब की बात नहीं कर रहा, जरूर हम वो भी सब करेंगे। That is what is seriously stymied, and as a result of it, now we are beginning to enter a phase where the growth dividends that we had for the last 30 years or so, we've had growth dividends, which have continued in Mr. Modi's era as well. Yes. They are coming to an end. India is now, ये सब बातें कहने की हैं, वो इतने ट्रिलियन इकोनॉमी, टॉप 3 में 4 में, तो बड़ी मतलब I'm sure your readers, your viewers will not be confused by this silly gossip. मतलब इंडिया दुनिया की हर चीज़ में टॉप 5 में होगा क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो हम इनकम में भी होंगे, हम बीमारी में भी होंगे, हम फिजिकल हैंडीकैप लोगों में भी टॉप में होंगे, तो हर चीज़ में होंगे ही होंगे, है ना। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ये क्लेम करे कि हम टॉप 5 में पहुंचने वाले हैं, तो ये थोड़ा हंसी की बात है। ठीक है। मगर इफ़ यू लुक एट मोर सीरियसली, then we are being stuck in the middle income category. ये हम यूं नहीं जा रहे हैं, यूं जाके यूं हो रहा है। वी आर नाउ बीइंग स्टक मिडिल इनकम कंसिडर्ड ग्लोबली, लेकिन अगर आप उस मिडिल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आवर स्टेट्स ऑफ साउथ एंड वेस्ट, अगर आप अहमदाबाद से हैदराबाद के बीच में एक लाइन खींच दें, जो देश उसके इस तरफ वाला है, साउथ और वेस्ट वाला, दैट इज मोर लाइक ए decent middle income country in the world. Okay. And the India of this side, which is majority India, Sure. is actually one of the African countries in terms of its income, All in terms the of its... Bimaru states are there. अब बीमारू तो मतलब एक वैसा शब्द है, मैं पसंद I नहीं know, करता, I know, मगर I know. जो भी नहीं, उसमें देखिए उड़ीसा भी शामिल है, उसमें आपका बंगाल भी शामिल है, आसाम भी शामिल है, ये जो यूपी, पूरा बिहार वगैरह सारा। यूपी बिहार पूरा जो है ना, ये पूरा जो इंडिया है इस वक्त एक अफ्रीकन देश जैसा है, और इसके इम्प्रूव होने की कोई गुंजाइश नहीं है। नाउ वी हैव एंटर्ड ए फ्लैट पार्ट ऑफ द कर्व। दैट टू मी इज, और वो फ्लैट पार्ट में मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, serious loss of purchasing power, lack of purchasing power, leading to an economic crisis. So again, starting where we did, big picture, where are we headed as a country? Yes. It's not a good picture. And in the last 10 years, we have, as I said, उससे पहले भी प्रॉब्लम था। लास्ट 10 years में ये था कि ये जो ग्रोथ का कर्व हुआ था वो अब बिल्कुल फ्लैट जा रहा है। फ्लैट दिखेगा, लेकिन एक्चुअली उसमें कुछ चीज़ें हैं जो डिप कर रही हैं, कुछ क्रोनीज हैं जो अप हैं और कुछ जो डिप कर रहे हैं। दैट इज द बिग पिक्चर, एंड दैट्स नॉट ए गुड पिक्चर फॉर समवन हु वांट्स टू लुक एट इंडिया in the 21st century. That's what I would like your viewers
to think hard about. Is that the kind of India we want? Okay. Well, it's duly noted and appreciated. The picture is clear. This is your take. आप बताते हैं कि this is where the economy is going. और अपने इकोनॉमी के बारे में सोचना है तो कुछ, खैर मैंने काउंटर आर्ग्यूमेंट भी कर दिए. हमारा व्यूअर समझदार है, हर चीज देख के खुद को ओपिनियन बनाएगा, सोचेगा, समझेगा और आपका पर्सपेक्टिव ध्यान में रखेगा. अगर हम आते हैं ग्लोबल स्टैंडिंग की तरफ, तो उधर आपका क्या कहना है, क्या हो रहा है? ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं? क्या कहूँ? I was born in 1963. जी. India was a poor country at that point. हमारे strategic resources भी इतने नहीं थे. 1962 में we had suffered a humiliating reversal in that Indo-China war, Sino-Indian war. Still, when Indian Prime Minister spoke, people heard him because India was considered a voice. We were closer to Soviet Union, but not in their camp. And India could speak against Soviet Union. India could speak against the US. It did not change the US or India or America at all. But hundreds of countries in the world looked up to India. कोई बोलेगा, कोल्ड वॉर के जमाने थे, ये दोनों ये अपने भैंसे जो थे वो एक दूसरे से लड़ रहे थे, पूरी दुनिया को रौंद रहे थे, ये सब शुरू हो चुका था. और उस सब में लोग सोचते थे इंडिया बोलेगा, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, तो कुछ बोलेगा. देन केम 70s, इंदिरा गांधी. I must confess, I have been complete critic of Mrs. Gandhi. I was brought up in that era when and not so great an admirer of Nehru either. हमारी जनरेशन में हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोग थे और लगता था सारी प्रॉब्लम कांग्रेस ने की है, सब नेहरू ने गांधी के सपनों वाला देश नहीं बनाया. और इंदिरा गांधी, इसके बारे में हम सोचते थे, इंदिरा गांधी के बारे में तो बहुत क्रिटिसिज्म थे. और इमरजेंसी के बाद तो मतलब मैं उनका चेहरा नहीं देख सकता था कि ऐसा कर सकता है हिंदुस्तान के साथ कोई. आज मैं पलट के एक चीज देखता हूँ उसी इंदिरा गांधी में, और वो ये कि जब वो निक्सन से बात करती है, निक्सन अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट था उन जमानों में जब 1971 बांग्लादेश वॉर होता है. क्या क्या नहीं कहा. अब तो सब चीजें आई हैं क्योंकि वो तो व्हाइट हाउस की सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स अब पब्लिक हो गई हैं, है ना. वो इंदिरा गांधी अमेरिका के प्रेसिडेंट से जब मिलती है, सर उठा के बात करती है, ऐसे बात करती है जैसे कोई बराबरी पे, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं इस वक्त, ऐसे बात. आप कह रहे हैं आपकी बात गलत है, काउंटर आर्ग्यूमेंट है, व्हाटएवर. इंदिरा गांधी, जिसको मैंने जिंदगी भर कभी पसंद नहीं किया, उसने, और अमेरिका का प्रेसिडेंट उस वक्त सीधे सीधे पाकिस्तान से अलाइंड है और इंडिया को थ्रेटन कर रहा है कि तुम अगर बांग्लादेश में गए तो हम अपना 7th फ्लीट भेज देंगे. 7th फ्लीट वाज द बिगेस्ट नेवल थिंग एट दैट पॉइंट. इंदिरा गांधी बेसिकली सेज, करके देख लो. ये हिम्मत थी मेरे प्राइम मिनिस्टर की. जब नॉन अलाइंड मूवमेंट होता है, सब इंडिया आते हैं, पूरी दुनिया हिंदुस्तान आती है, और मेरे देश की प्राइम मिनिस्टर उनके लीडर है ना. हिंदुस्तान एक मॉरल वॉइस था, गरीब था, छोटा था, लेकिन उसकी बात दुनिया में यूं करके सुनी जाती थी. आज हमारे देश की स्टैंडिंग क्या है? आज की तारीख में आपके सारे नेबर्स किसी ना किसी तरह से हिंदुस्तान से हॉस्टाइल है. एक एक चुन चुन के, मतलब कोई नहीं है जिसके साथ आप कह सको कि पर्टिकुलर फ्रेंडशिप हमारी है. अब ये जरूर है इसके पीछे, फिर मैं केवल रिजीम को ब्लेम नहीं करता. अगर आपकी बड़ी कोठी है और 5 पड़ोस में छोटे लोग हैं, उनको आपसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगा ही, उसकी वजह हो सकती है. बट बात आपकी ठीक है कि हॉस्टाइल है. हमने हमेशा इसी को मैनेज किया था कि चलो पाकिस्तान तो कभी बहुत फ्रेंडली नहीं होगा, उनकी अपनी प्रॉब्लम है, उनकी आर्मी ने जो कर रखा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आर्मी की तो दुकान बंद हो जाएगी जिस दिन हिंदुस्तान से फ्रेंडशिप हो गई, तो वो तो होने नहीं देगी. चाइना के अपने लार्जर एम्बिशंस हैं, चाइना एक वो रखेगा हमेशा, ठीक है, वो आपके बस का नहीं है, ठीक है. मगर बांग्लादेश, जिस देश को आपने बनाया, नेपाल, क्या प्रॉब्लम है नेपाल से आपकी, श्रीलंका, मालदीव्स, बर्मा, ये कैसे कर लिया आपने कि आपके मोहल्ले का हर पड़ोसी आपके खिलाफ हो गया और आप कहते हो कि इन सब का दोष है? अगर आपको कोई कहे भाई साहब कि मोहल्ले में
सारे लोगों को इस कोठी वाले से प्रॉब्लम है, और वो कोठी वाला कहेगा नहीं साहब इनका कैरेक्टर खराब है, सब बेवकूफ़ लोग हैं। आप कहोगे ना भाई साहब थोड़ा सा आप भी अंदर झांक के देख लो, कुछ तो प्रॉब्लम आपकी भी रही होगी, है ना। सो पड़ोस में हमारी ये स्थिति है। इंटरनेशनली रशिया वॉज वन ऑफ आवर लॉन्गेस्ट एलाई। सोवियत यूनियन था तब भी, सोवियत यूनियन खत्म हो गया तब भी रशिया से फ्रेंडशिप बनी रही। आज भी रशिया में जाओ आप, और राज कपूर के गाने आपको सुना देंगे, और वो सब एज ए इंडियन यू सडनली फील मतलब दोस्ती है। अभी मैं 2 साल पहले उज्बेकिस्तान गया, तो क्योंकि रशिया का हिस्सा वो सोवियत यूनियन का हिस्सा होता था, तो एक आदमी ने मुझे देखा, इंडियन, मैंने कहा हाँ, और उसके हाथ में थोड़ा सा था आवारा हूँ, ही स्टार्टेड सिंगिंग दैट, वो रिश्ता था हमारा इनसे। वो रशिया आज और जब पूरी दुनिया में रशिया के ऑयल पे बैन लगा दिया गया उज़्बेक ये इस वॉर की वजह से, यूक्रेन वाली वॉर की वजह से, रशिया ने इंडिया को ऑयल सप्लाई किया, ठीक है। अब उसमें फ्रेंडशिप का एलिमेंट भी है, मजबूरी का एलिमेंट भी है, पर इंडिया को सस्ता ऑयल मिल रहा था। आज हम कहाँ खड़े हैं? अमेरिका हमें बताता है कि तुम रशिया से ऑयल नहीं खरीदोगे, और ऐसी हमारी मतलब क्या कहें स्थिति हो गई है कि हमारे ऑफिशियल्स पब्लिक में कहते हैं हमें अमेरिका ने 1 महीने की मोहलत और दे दी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को बोलते हुए? यू बीन इन द गवर्नमेंट, इफ यू वर पुट ऑन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस टू से वी हैव बीन अलाउड बाय द यूएस टू इंपोर्ट रशियन ऑयल फॉर 1 more month, डूब मरने की इच्छा होगी उस दिन के, मतलब ये मुझे बोलना पड़ा। और वो रशिया अब आपको देता है, रशिया पे अब प्रीमियम रेट्स पे रशिया दे रहा है। वो कहता है कि अब दोस्ती का मामला तो खत्म हो गया, अब तुम अमेरिका से परमिशन लेके ले रहे हो ना, मैं तुम्हें बताता हूं क्या रेट लगता है। उस फ्रेंडशिप को हमने खत्म कर दिया। अमेरिका जिसके साथ जप्फी मारने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने लालायित हैं, अब आप देखिए प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाके, जब ट्रंप कैंडिडेट थे, कैंडिडेट को एंडोर्स करके आते हैं। भाई साहब आपको फॉरेन पॉलिसी आती है कि नहीं? आप किसी दूसरे देश में जाके इलेक्शन से पहले एक कैंडिडेट को एंडोर्स कर रहे हो, और कैंडिडेट हार जाता है। वो हार गया था तब 2020 में। मतलब इससे बड़ा ब्लंडर कोई हो सकता है फॉरेन पॉलिसी का? वो तो खैर बाइडेन की गवर्नमेंट ने इसको कर दिया कि चलो समझ नहीं आता था इस आदमी को, छोड़ो। मगर इससे बड़ा ब्लंडर हो सकता है फॉरेन पॉलिसी का कि आप जाके कर रहे हो। और वो जो कितनी खबरें छपा करती थी हमारे यहाँ, स्पेशल केमिस्ट्री बिटवीन मिस्टर मोदी एंड ट्रंप, क्या हुआ जी स्पेशल केमिस्ट्री का? मतलब इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन इंडिया का आज तक कभी इंटरनेशनल फोरम पे नहीं हुआ। कल परसों फिर बोल दिया उसने, 120 बार बंदा बोल चुका है कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लड़ाई रुकवाई। चलो वो तो कोई सड़क पे भी बोल सकता है, लेकिन भाई साहब हकीकत ये है कि लड़ाई रुकवाने की खबर तो उसी ने पहले दी थी। तो सड़क पे बैठा वो बंदा तो नहीं हो सकता। उसने ही आधा घंटा पहले बोला था कि इनके युद्ध विराम हो रहा है, तो जरूर उसका कुछ तो रोल रहा होगा। करवाया ही होगा सर उसने, क्या है तो फिर अगर करवाया है तो भाई साहब फिर मान क्यों नहीं लेते? हकीकत ये है, मतलब कितनी बार आप छुपाओगे, कितना झूठ बोलोगे देश के सामने। तो अमेरिका, हकीकत ये है, इस टाइम घास नहीं डाल रहा, और हमारी हिम्मत नहीं होती खड़े हो। अमेरिका घास ना डाले, चलो भाड़ में गया। ट्रंप कुछ बोलता है, मैं तो मान के चलता हूँ दुनिया का सबसे झूठा आदमी है, तो आई डोंट टेक व्हाट ही सेज एट ऑल सीरियसली। ट्रंप कहे कि मैंने ये करवा दिया, कल को तो ये कह देगा मैंने भगवान और उसमें समझौता करवा दिया। ट्रंप का तो बोले का कोई हिसाब है नहीं। झूठ बोलने का गोल्ड मेडल तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। सो आई डोंट गो बाय व्हाट ही सेज, बट इफ द फेलो सेज इट 120 टाइम्स एंड माई प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव द करेज टू से झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई साहब उसको आधा घंटा पहले पता कैसे था? चलिए इंफॉर्मेशन थी, उसके बाद वो कह रहा है, वो नंबर गिनवा रहा है कि आपके इतने प्लेन्स गिरे। भाई कुछ तो बोल दो ना। क्यों ऐसा इंदिरा गांधी बोल सकती थी निक्सन के खिलाफ? उस समय इंडिया और यूएस का जो पावर इक्वेशन था वो कहीं ज्यादा टिल्टेड था, तब वो इंदिरा गांधी बोल सकती थी। आज कम टिल्टेड है, आज आपकी बोलने की हिम्मत नहीं होती। वो हुआ। चलो अमेरिका को भूल जाओ आप, बाकी दुनिया के 100-150 लोग देश जो आपको नेता मानते थे,
मैं जानता हूं किस तरह से लोग इंडिया आते थे अफ्रीका से, और वो देखने के लिए कि चलो यहाँ से हमें मॉडल मिलेगा। आते थे कि यहाँ हमें डेमोक्रेसी का मॉडल मिलेगा। मेरे पास आया करते, मैं रिसर्चर होता था। अच्छा, आप अपने इलेक्शन के रूल्स बताइए, आप वो कीजिए, हम उसको कॉपी करके ले जाएंगे अपने कंट्री में। वो उन्हें पता था वो अमेरिका इंग्लैंड को कॉपी नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर अनवर्केबल सॉल्यूशंस फॉर देम। बट इंडिया प्रोवाइडेड ए मॉडल। इंडिया डेमोक्रेटाइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया आते थे वो, इंडिया से सीखते थे फॉरेन पॉलिसी में क्या पोजीशन लेना हो। आज क्या है? ईरान पे अमेरिका बम चला रहा है, ईरान के हेड ऑफ द स्टेट को मार देता है, और मेरा देश एक शब्द नहीं बोल सकता। अरे आप कंडेम नहीं कर सकते, आप दुख तो व्यक्त कर सकते हो। इतनी हिम्मत नहीं, जबकि दुनिया के 100 देश बोल रहे हैं। साउथ अफ्रीका बोल रहा है, ब्राजील बोल रहा है, स्पेन बोल रहा है। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर में हिम्मत है बोलने की, वो तो अमेरिका के उसमें अलायंस में है, उसमें हिम्मत है बोलने की। इटली के प्राइम मिनिस्टर में हिम्मत है बोलने की। जब ट्रंप ऐसी हरकत इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ करता है, क्योंकि ट्रंप तो बदतमीज आदमी है, कुछ भी कर सकता है। उसने कहा ये तो मेरे साथ फोटो के लिए मरी जा रही थी। उसने कहा जी मरे जा रहे होगे आप मेरे, और पब्लिक स्टेटमेंट है, मर रहे होगे तुम, मेरे को एक वोट नहीं मिलता तुम्हारी वजह से, भाड़ में जाओ। बोल सकती है। मेरा प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्वेश्चन क्या ऐसी चीज है जो कि, और एक बात और कह दूं, अगेन ऑन पब्लिक रिकॉर्ड, ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जो अगर मैं डिस्क्लोज कर दूं तो नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। ही इज ऑन रिकॉर्ड इन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिंदुस्तान का मीडिया तो रिपोर्ट नहीं करता इन चीजों को। क्या है ऐसी चीज उसके पास? Why is it that it appears from outside that my prime minister is being blackmailed? ये क्यों हो रहा है? I want to know as an Indian citizen. है ना? क्यों है कि चीन के सवाल पे आप बोल नहीं पा रहे हो? Now, there have been 2 episodes when India has conceded large territories to China. First was 1962, where we lost massive territories to China. Right. And it was one of the biggest failures of Nehru's foreign policy, for which he was taken to task in the parliament. भूल मत जाइए, जब नेहरू ने चाइना का पॉलिसी फेलियर किया तो एक यंग एमपी ने खड़े होकर स्पीच दी थी उसके अगेंस्ट। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया था, स्पेशल सेशन में धो दिया गया था उनको, डिफेंस मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा था, और देश की फॉरेन पॉलिसी हमेशा के लिए बदल गई थी। वो यंग एमपी था अटल बिहारी वाजपेयी, और उस सवाल पे बोलने वाले लोगों में थे राम मनोहर लोहिया। इन लोगों ने किया था। हमारे यहाँ स्पेशल सेशन हुआ, इसके बाद कोई चर्चा हुई? हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पूछता है कितने लोग मारे गए। अभी कोई ऑफिशियल सीक्रेट नहीं होता। 1971 वॉर में मैं बच्चा था, मैं जानता हूँ तब भी घायल और मरे हुए लोगों के फिगर्स रिलीज किए जाते थे। शहीद हैं आफ्टर ऑल, देश के लिए हुए हैं, इनके फिगर्स रिलीज किए जाते थे। देश का रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में कहता है, राहुल गांधी का स्पेसिफिक सवाल है, वॉर के दौरान नहीं है, बाद में है, कितने हमारे जवान शहीद हुए? पार्लियामेंट पे सेशवत बोलते हैं एक भी नहीं। क्या डायलॉग था? अब पिछले हफ्ते लिस्ट आती है उन जवानों की जो शहीद हुए हैं, जिनको मेडल दिया गया है, और कितने शहीद हुए होंगे जिनको मेडल नहीं मिला हम नहीं जानते। झूठ बोलते हो ना पार्लियामेंट के साथ आप, पार्लियामेंट से झूठ बोल रहे हो। टेरिटरी पहली बार 1962 में कंसीड की गई, उसके बाद पिछले 5-6 साल में की गई है। At least 900 square kilometers of India's territory has been ceded to China. इस पे आपको मेरी बात पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। Fortunately now there are satellites. Satellite images हैं, satellite images को एक्सप्लेन करने वाले एक्सपर्ट्स हैं, और चाइना इसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता इंटरप्रिटेशन की। जिन एरियाज को कैप्चर कर लेता है उनमें से कुछ जगहों पे इतना बड़ा बड़ा चाइनीज स्क्रिप्ट में चाइना लिखा है उन्होंने, ताकि आप सैटेलाइट से पढ़ सकें उसे। तो चाइना मतलब कर भी रहा है और जख्म के ऊपर नमक भी डाल रहा है। प्राइम मिनिस्टर की हिम्मत नहीं है बोल सके उस सवाल पे। काहे का नेशनलिज्म है भाई?
नेशनलिज्म सिर्फ देश में दंगा फसाद करवाने के लिए है, सिर्फ झूठी बातें कहने के लिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट ये पाकिस्तान से क्रिकेट का मैच नहीं खेलेंगे, ये आपका नेशनलिज्म है। चाइना 900 किलोमीटर, और ये सारी 900 किलोमीटर की बात जो मैं कह रहा हूँ, ये सब फिर कोई फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं है, सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। बीजेपी का जो एमपी था लद्दाख से, उसने कहा था कि ये यहाँ पे चाइनीज लोग हमारी टेरिटरी में आ गए। अगली बार उसको टिकट नहीं मिला बंदे को, मामला सेटल हो गया, है ना। जो हमारा वॉर मेमोरियल था, हमारे एक बहुत फेमस वो है रेजांगला का वॉर, जो इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे ग्लोरियस चैप्टर्स में से एक है। 1962 में उस पर फिल्म वगैरह भी बनी है, मेजर शैतान सिंह उनके बारे में। तो जहाँ पे वो वॉर हुई थी, वहाँ पे इंडियन आर्मी ने मेजर शैतान सिंह और उसके लिए मेमोरियल बनाया था। वो मेमोरियल आज कहाँ है पता कीजिए, इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, आपको पता लगेगा कि इंडियन आर्मी ने उसको हटाया है वहाँ से। क्यों हटाया है? क्योंकि वो एरिया अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, और वो नहीं चाहते थे कि चाइना के लोग आके अपने जूते उसके ऊपर रखें, और हमने उसको 3 किलोमीटर अंदर ले लिया है। मतलब जो एरिया आपका था आज आपके पास नहीं है ना। फिर इसके बारे में अखबार में खबर छपी, लोगों ने लिखा, चुपचाप से दबा दिया गया इस बातों को। कोई और देश होता ये नेशनल इशू बनता कि आपने ऐसा क्यों किया। अरुणाचल में तीनों तरफ, उधर अरुणाचल, इधर सिक्किम बॉर्डर पे, और इधर तीसरा लद्दाख पे, तीनों पे हमारी टेरिटरीज में चाइना घुसे आ रहा है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, क्या कहते हैं? ना कोई घुसा था, ना कोई घुस सकता है। व्हाट एन इडियोटिक थिंग टू से। इट्स नॉट जस्ट ए लाई, झूठ तो आप बोल ही रहे हो देश के सामने। इट्स इडियोटिक। मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ। इडियोटिक इसलिए कि अगले दिन से चाइना ने उनके स्टेटमेंट को यूज करना शुरू कर दिया। चाइना ने कहा, देखो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हमने कोई गलत काम किया नहीं है, ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है। चाइना हैड इंट्रूड किया, हमारे सोल्जर्स को मारा, उनको पकड़ के ले गए, अब बिल्कुल इंटरनेशनल केस बनता था। मगर आपके प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कुछ नहीं हुआ। सो माय प्राइम मिनिस्टर गिव्स ए सर्टिफिकेट फॉर चाइना टू यूज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये है हमारी। तो ये जो सारी इमेज बनाई गई है ना, कि और सच बात ये है कि साधारण लोगों में आज भी ये इमेज है। मेरा गांव है जो जिस इलाके में हमारे बहुत सोल्जर्स जाते हैं वहाँ से, तो मैं बात करता हूँ। तो भाई ये तो प्रॉब्लम तो सारी है, मगर देखो एक मोदी जी ने भारत का नाम रोशन कर दिया दुनिया में। मैंने कहा भाई साहब जरा सैटेलाइट पिक्चर देखो तो थोड़ा क्या रोशन हुआ है नाम। तो वो पर सच बात ये है कि एक नॉर्मल इम्प्रेशन ये है कि देश का नाम रोशन हो गया। अब किस चीज़ के आधार पे वो इम्प्रेशन है? फोटो, वीडियो, टेलीविजन कवरेज। मोदी जी जा रहे हैं, जनता उनके स्वागत में खड़ी है टाइम स्क्वायर में। कौन है जनता? ये सब इंडियंस हैं। क्या मोदी जी के जाने पर न्यूयॉर्क टाइम्स फ्रंट पेज पे स्टोरी लीड करता है? नहीं। कई लोग आते जाते रहते हैं न्यूयॉर्क में, उनमें से एक है। क्या मोदी जी के जाने पर वहां के लोग आते हैं? नहीं। कौन आता है? इंडियंस, एनआरआई हैं, आधे मोबिलाइज किए जाते हैं। पता लगता है अब तो ये सब भी बातें आनी शुरू हो गई हैं कि वो महिला जो कहती है बस मोदी जी यहाँ आ गए, मेरा तो लगता है जन्म सार्थक हो गया। पता लगा उस औरत का जन्म 3 अलग अलग देशों में सार्थक हुआ था। हर जगह वही औरत जाके डायलॉग दे रही है। मैंने स्टेज मैनेज चीजें आप करवाते हो, और कोई अवार्ड, देश एक अवार्ड दे रहा है। भाई प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड मिले, मतलब आपने, यू मस्ट हैव रेड दैट रिपोर्ट गार्डियन में। ही गेट्स अ लॉट ऑफ अवार्ड्स। नहीं, द रिपोर्ट इज डिफरेंट। द गार्डियन, जो लंदन वाला पेपर है, उसने 1 हफ्ता पहले एक रिपोर्ट रन की है, और रिपोर्ट का लब्बो लुआब ये है कि अवार्ड दे दो और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर दौड़ते हुए आएगा। अब इस सेशल्स में जो हुआ, सेशल्स में प्राइम मिनिस्टर गए, जाना चाहिए, उनको एक अवार्ड दिया गया। पता लगा वो अवार्ड कब इंस्टीट्यूट हुआ था, किसी को पता ही नहीं। चलो जी, पहली बार मोदी जी मिले, उनको लगा अवार्ड देना चाहिए, बड़ा एक ग्रैंड सा नाम है, तो नाम भी भूल जाता हूँ, ग्रैंड सा ना। पता लगा उस अवार्ड के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। अच्छा। स्पेलिंग मिस्टेक्स बाकी चीज़ों के बारे में नहीं है, वो तो है ही है। सेशल्स के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है।
कोई देश आपको मतलब आपको भारत रत्न दिया जा रहा है और उसमें इंडिया का नाम गलत लिखा हुआ है, हो सकता है? ये क्या हो रहा है? क्या बेसिकली जस्ट क्रिएटेड अ अवार्ड टू गिव टू हिम। पता नहीं किसने क्रिएट किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि एमईए में क्रिएट किया हो, हमारे वालों ने क्रिएट किया हो, जाके उनको दिया हो कि अरे भी अवार्ड, अगर मोदी जी को बुलाना है तो ये वाला अवार्ड दे देना, जल्दी से कंप्यूटर में किया, एआई से कुछ जनरेट किया, दे दिया। मतलब इन चीज़ों से शर्म नहीं आती हमें? इस तरह के नाटक नाटंकी करते हुए देश की पब्लिक को बेवकूफ़ आप बना सकते हो थोड़े टाइम के लिए, इससे क्या देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है? हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग नीचे जा रही है। दीज आर एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स। देश की प्रतिष्ठा का इससे पता लगता है कि कितनी जगह आपके पासपोर्ट को एक्सेप्ट किया जा रहा है। Sure. हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग गिरी है। दुनिया में लोग इस तरह के मजाक बना रहे हैं। बड़े देश आपको घास नहीं डाल रहे। आपके पुराने दोस्त आज देख रहे हैं कि इंडिया कर क्या रहा है। आपके दुश्मन पहले से ज्यादा ताकतवर हैं। कौन सी फॉरेन पॉलिसी है भाई ये? कौन सी इंटरनेशनल रैंकिंग है? एज एन इंडियन आई फील सो स्मॉल, आई फील सो ह्यूमिलिएटेड। और मेरा प्राइम मिनिस्टर वो जो जफ्फी मारने के लिए कोई वाइट बंदा दिख गया, ये तो कॉलोनियल मेंटेलिटी है भाई, कि किसी वाइट बंदे ने आपको हल्का सा यूं कर दिया और आप जाके जफ्फी लगा दिया आपने करके। दिस इज सो क्रिंज वर्दी। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। सो व्हाई? अगेन द क्वेश्चन इज व्हाई। आपने कहा कि जहां तक ट्रम्प का सवाल है, ट्रम्प ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उनके पास कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग मटेरियल है प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट, जो कि अगर बाहर आ गया तो उनका पॉलिटिकल करियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। What do you think that might be? That's one. I don't know. कॉम्प्रोमाइजिंग मटेरियल शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, बस उन्होंने ये कहा कि मेरे पास कुछ है जो अगर मैं सार्वजनिक कर दूं तो मोदी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। मतलब जो कहा उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं। ही इज अ गुड फ्रेंड। ओके। जिसका मतलब क्या कि बच्चों ध्यान से रहना, अगली बार आओगे ना ये डील बात करने तो मेरे पास है। क्या हो सकता है? आई डू नॉट नो। द simplest and the most innocuous reading can be that it is about Adani. Okay. कि अडानी उनका दोस्त है, उन्हें पता है उनकी डील है दोनों में, अडानी को टाइट करो, मोदी जी से कंसेशन लो। ये बात पब्लिक है, पूरी दुनिया को अब पता है कि मोदी जी को खुश करना है तो आप अडानी को कुछ डील कर लो और फिर उसके बाद इंडिया से कंसेशन ले लो। हाँ, दूसरा ये कि मोदी जी के बारे में पर्सनली अच्छी अच्छी बातें करो, पर्सनली मक्खन लगाओ, इंडिया को लात मारो, दोनों एक्सेप्टेबल है ना? ये है। जो दूसरी चीज लोग कहते हैं वो है अबाउट एप्स्टीन फाइल, मगर उसका कोई एविडेंस नहीं है। ऑल वी नो इज दैट मिस्टर हरदीप पुरी हैज बीन रिपीटेडली मेंशन्ड इन एप्स्टीन फाइल्स। कुछ उसमें सम फंडिंग रिलेटेड स्टफ। दो चीजें हैं। तो एक तो हरदीप पुरी का नाम बार बार आता है। अब एप्स्टीन फाइल जिस तरह का स्कैंडल है, आपके कैबिनेट मिनिस्टर का नाम आ रहा है, द फर्स्ट थिंग यू वुड डू इज टू आउट। भाई मेरा क्या लेना देना, जाओ बाहर, तुम्हारा जब तक नाम क्लियर होगा। हरदीप पुरी के खुद के स्कैंडल में इन्वॉल्व होने का प्रूफ अभी नहीं है, बट द फैक्ट इज यू आर डीलिंग विद द फेलो। और उसको ऐसी ईमेल लिख रहे हैं, अगर एक दो ईमेल में बता दूं, किसी शरीफ आदमी को ऐसी ईमेल लिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था एप्स्टीन क्या काम कर रहा है। और एक दो ईमेल्स में जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज वो वाली है जो कि एक सेक्सुअल प्रीडेटर जो कि एप्स्टीन था उसको कहने का कि अच्छा मजे ले रहे हो, बढ़िया है, ये वाली लैंग्वेज है उसकी। Oh, so yes, so it's all in public. So Hardeep Singh Puri has written those emails. Yes, all this is in the public domain. मैंने तो एप्स्टीन फाइल, I didn't go through, of course, very voluminous, but उन्हें उसके अंदर उनका एक ईमेल में, बाकी उनकी ईमेल्स बिजनेस वाली हैं, मिलेंगे फलां से मिलेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, बट उनके साथ बहुत रेगुलर डीलिंग हो रही है एप्स्टीन के साथ। और ये तब जबकि एप्स्टीन ऑलरेडी क्रिमिनल डिक्लेयर हो चुका था, 1 साल सजा काट के आ चुका था, और सजा इसी पे बच्चियों के साथ सेक्सुअल क्राइम की सजा उसको मिल चुकी थी। सो यू आर डीलिंग विद समवन हु इज नोन टू बी ए सेक्सुअल क्रिमिनल, है ना, इन्वॉल्व विद यंग गर्ल्स। ये 2009 में हो चुका था। हरदीप पुरी उनको मिल रहे हैं 2014-15 में। Okay. तो आपको पता था किस बंदे से आप डील कर रहे हो, वो करके। और फिर जो ईमेल में है, होप यू आर एंजॉइंग दिस, ऐसा कुछ तो इशारा होता है कि मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, थम्स अप, इस तरह की भाषा है।
अब ये तो किसी शरीफ आदमी की भाषा हो नहीं सकती। अगर ये है कि भाई ठीक है, क्रिमिनल है, मेरे को डील करना पड़ रहा है क्योंकि उसका फला फला चीज़ है, देन यू वुड हैव ए डिफरेंट डिमीनर अगर आपको ये करना है उसके साथ। तो हरदीप पुरी ये कर रहे हैं, कैबिनेट से नहीं निकाले गए हैं, बिल्कुल अभी भी वहाँ हैं, इनके खास आदमी हैं। क्या मजबूरी होगी प्राइम मिनिस्टर की कि हरदीप पुरी जैसे आदमी को आज भी कैबिनेट में क्यों रखा जा रहा है? मैं नहीं कह रहा, मैं फिर कह रहा हूं उनकी क्रिमिनलिटी साबित नहीं हुई है, पर एक क्रिमिनल से आपका इस तरह का क्लोज रिलेशनशिप है, दैट्स गुड इनफ ए बेसिस टू से भैया थोड़ा बाहर वेट करो, क्लियर हो जाओगे, वापस ले आएंगे। क्यों नहीं हुआ ऐसा? दूसरा, जॉर्ज सोरोस, आपने बड़ा नाम सुना होगा। जॉर्ज सोरोस एक कैपिटलिस्ट है, खूब दुनिया में इन्वेस्ट करता है, थोड़ा सा सनकी है, और वो कहता है मैं फला देश के अंदर इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि उसकी सरकार को मुझे डाउन करवाना है, एटसेट्रा। इस तरह के धंधे करता है जॉर्ज सोरोस। और आपने सुना होगा जॉर्ज सोरोस का नाम बीजेपी वालों के मुंह से जो कर देगा। आपका ये वाला शो अगर पॉपुलर हो गया तो लोग कहेंगे भी जॉर्ज सोरोस की फंडिंग रही होगी, बीजेपी का आदमी कहेगा अगले दिन, आरएसएस के लोग टीवी पे बैठ के जॉर्ज सोरोस चिल्लाएंगे। कोई एविडेंस नहीं है। एक एविडेंस है, जॉर्ज सोरोस की किसके साथ पार्टनरशिप है और डीलिंग है? हरदीप पुरी की बेटी के साथ। एविडेंस है। क्यों नहीं कुछ काम होता? जिस जॉर्ज सोरोस के बारे में आप चिल्लाते हो, दुनिया के हर आदमी पे एलिगेशन लगाते हो कि जॉर्ज सोरोस की पैसा है, मेरे को भी बोलते हैं जॉर्ज सोरोस का पैसा है ना। भाई बता दो कहाँ है, कुछ तो दिखा दो भैया, कुछ तो पैसा हो, कोई तो एक डॉलर तो लिया होगा कभी। नहीं, जॉर्ज सोरोस। और जिसके बारे में एविडेंस है उस पर आप कुछ नहीं करते। तो कहीं ऐसा है क्या कि एप्स्टीन फाइल में कुछ ऐसा है? याद कीजिए, एप्स्टीन फाइल का मेजर हिस्सा अभी भी बाहर नहीं निकला है, और जो बाहर निकला है उसमें नामों को रिडैक्ट कर दिया, यानी कि उसके ऊपर वो कुछ नामों को दबा दिया गया, काले रंग से उसको कर दिया गया, बंद कर दिया गया। क्या एप्स्टीन फाइल में कुछ ऐसा है जिसके आधार पे मेरे प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल किया जा रहा है? ये सवाल है, इस सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। कोई इसके बारे में कोई वो नहीं है कि भी मुझे पता है कि ऐसा है, नहीं, हम जानते नहीं। लेकिन ये सवाल तो बनता है ना, क्योंकि जो आप बंदा इन्वॉल्व है उसको आप हटा नहीं रहे हो। क्यों ऐसा है? क्यों आप इस चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो? आप दुनिया के बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री हो, उस देश के जिसकी कल्चर और सिविलाइजेशन इस अमेरिका से, जब अमेरिका के अंदर इन्हें कुछ पता नहीं था, उस वक्त हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े एम्पायर थे, भव्य बिल्डिंग थी, दुनिया के सबसे सुंदर मंदिर थे। आप उस देश के प्रधानमंत्री हो, थोड़ा तो देश की इज्जत रख लो जिस तरह के काम कर रहे हो। इसलिए मुझे महसूस होता है कि कुछ ना कुछ है। क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, और जो कुछ है वो इस देश की इज्जत के लिए तो बहुत अच्छी चीज नहीं। क्या आपको कोई ऑल्टरनेटिव दिखता है एज ए लीडर? प्राइम मिनिस्टर मोदी से बेटर ऑप्शन? क्या आपको वो ऑप्शन अरविंद केजरीवाल में दिखती है, या राहुल गांधी में दिखती है, या कहीं और, व्हाटएवर? मैं व्यक्तियों में ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढता। मुझे याद है ये सवाल इमरजेंसी में पूछा जाता था जी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, देश को बिल्कुल एक डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर दिया था, और लोग कहते थे जी इंदिरा गांधी के 100 दोष हों, और कौन है जी। तब मैंने सुना था कि कई बार लीडर मूवमेंट पैदा करते हैं और कभी भी मूवमेंट लीडर पैदा करती है ना। वक्त आएगा, कुछ होगा। देश ही बहुत 140 करोड़ का देश है भाई, ये 14 लोगों का देश नहीं है कि 14 में से आपको ढूंढना पड़े। तो मैं किसी एक लीडर के ना पॉजिटिव कहूँगा ना नेगेटिव कहूँगा, इनमें से जिनका नाम लिया सबको मैं जानता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ इट विल बी ए ट्रेजेडी if India were to simply focus on some 5-10 characters, right, and if our choices were to be limited only to 5-10 characters. Okay. और दूसरा क्या होता है कि लीडर सिर्फ देश नहीं चलाता, देश लीडर्स को चलाता है। किस मोमेंट पे आप लीडर बनते हो वो मोमेंट डिसाइड कर देती है कि आप क्या करोगे और क्या नहीं कर सकते हो। तो देश के पास ऑप्शंस होंगे। अगर आप ये बात, सच बात ये है कि आप किसी आरएसएस के कार्यकर्ता से अगर आज ये बात कर लो और कैमरा ऑफ रखो अपना, वो आपको बताएगा भाई साहब तंग आ गए। मतलब मुझे बताते हैं आरएसएस के लोग, अच्छा, किसी कारण से, क्योंकि मैं हिंदी बोलता हूँ और अच्छी हिंदी बोल लेता हूँ, तो उन्हें लगता है कि नहीं आदमी से बात की जा सकती है। बहुत बार होता है मेरे साथ। अच्छा। कभी रेलवे स्टेशन पे कोई लेके जाएगा, आप एयरपोर्ट पे मिलेगा,
भाई साहब आप बहुत अच्छी भाषा बोलते हो। हाँ। आपकी भाषा का मैं बहुत वो करता हूँ, हम्म, क्योंकि उन्हें लगता है कि अच्छी शुद्ध हिंदी बोल सकता है, जी, साइड में लेके जाएंगे। देखिए भाई साहब, मैं संघ से हूँ, हम्म, 3 जनरेशन से संघ से हूँ, हम्म, वोट तो मैं बीजेपी को दूंगा। मैंने कहा भाई साहब क्या बात है उसमें, हम बात क्यों नहीं कर सकते, आप हाँ। वोट जहां मर्जी दे, क्या दिक्कत है। हाँ, फिर कहते हैं योगेन जी देखो, आप ऑपोजिशन को मजबूत नहीं कर सकते इस देश में, वी नीड ए बेटर स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन। ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मैं कहता हूँ आप कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, हम्म, कि भाई साहब इतना करप्शन तो हम कांग्रेस के टाइम में भी नहीं देखते थे। इतना करप्शन, इतना अहंकार, ये जो एरोगेंस है, ये सब लीडर्स को लेके डूबती है। इंदिरा गांधी भी एक जमाने में आई थी जो 1977 में उनको लेके गई। आज ये सरकार पूरी उस एरोगेंस का शिकार है। कल मैं मध्य प्रदेश में था, परसों मैंने एक कहानी सुनी, नेता का नाम नहीं लूंगा, आप चेक कर सकते हैं, इंटरव्यू बंद हो जाएगा, मैं आपको नेता का नाम भी बता दूंगा। मध्य प्रदेश के बड़े बीजेपी के लीडर हैं, ठीक है, उनकी फैमिली रियल एस्टेट का बिजनेस कर रही है, जैसे बहुत लीडर्स की किया करते हैं। तो आजकल क्या होता है, आपका मकान है, आपको बुलाया जाता है कि वो रियल एस्टेट वाले आपको बुला रहे हैं, आप चले जाते हो बिल्डिंग में, आपको कहते हैं भाई साहब अपना मोबाइल जरा साइड में रख दो, फिर आपको कहा जाता है कि ये प्रॉपर्टी आप हमें बेच दो। आप कहते हैं नहीं, कि नहीं आप थोड़ा सोच लो। आप कहते हैं सोच लिया, नहीं करनी। भाई साहब आप इस बिल्डिंग से बाहर तब जाओगे जब आप सेल का पेपर साइन करके जाओगे। मोबाइल आपके पास है नहीं, बिल्डिंग में बैठिए, कोई नहीं 1 दिन 2 दिन 3 दिन लो, सब कुछ अच्छी फैसिलिटीज हैं, खाना आपके पास आएगा, हैं, बड़ा प्यार से डील करेंगे। आप बिल्डिंग से बाहर तब जाओगे जब आप सिग्नेचर करके जाओगे अपनी प्रॉपर्टी बेचने का। ये आज हो रहा है मध्य प्रदेश में। कौन कर रहा है ये? एक बड़ा नेता बीजेपी का, उसके परिवार वाले कर रहे हैं। मतलब ये किस्से आजकल, ये तो मैं संयोग से मतलब आपको बता रहा हूँ, 2 दिन पुराना किस्सा है। आई जस्ट हैपन टू बाय चांस जस्ट रन इनटू समवन हु गिव मी, वो कह रहा है कि मैं आपको लेके चलूंगा। मैंने कहा ना भाई मेरे को जाना नहीं है उस बिल्डिंग में, मेरे पास वैसे भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है सेल करने को, मध्य प्रदेश में तो कुछ नहीं है। मतलब ये सिचुएशन है, इस लेवल का करप्शन इस वक्त हो रहा है। तो ये जो चीज है, आरएसएस वाले त्रस्त हैं, वो चाहते हैं बदले। तो देश सिर्फ 2-3 लोग, ये जो सारा है कि देश में एक ही नेता है, देश में वही 140 करोड़ के देश में आपके पास यही विकल्प बचे हैं क्या? सर एक बात बताइए, हाँ। इसके बावजूद बीजेपी जीती चली जा रही है और बंगाल में भी जीत रही है, और आप बहुत वोकली एसआईआर के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में और डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कंसर्न रहते हैं, बिकॉज आपका तो इट इज़ योर होम ग्राउंड to protect it and you of course are very passionate about it. किस हद तक ये सच है कि बीजेपी जीत इसलिए रही है क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेसी की गेम को ही रिग कर दिया है, वर्सेस किस हद तक ये सच हो सकता है कि हम शायद बायस्ड हों और वो ठीक काम कर रहे हैं और लोग कन्विंस्ड हों उनकी वजह से, और ये नैरेटिव वॉरफेयर, मुझे नहीं पता आप इनको कैसे सेग्रीगेट करके क्या समझूं मैं इस ट्रेंड के बारे में? हाउ डू आई रिकंसाइल ऑल दिस? 2 चीजें जी। अगर कोई कहे कि सारे इलेक्शन बीजेपी सिर्फ और सिर्फ रिगिंग से जीत रही है, तो ये बात सच नहीं है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं। अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, बीजेपी बड़े मार्जिन से जीती। मैं बिहार में ट्रैवल कर रहा था और मैंने उसके बाद कहा और लिखा, लोग मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करते, मैंने लिखा कि अगर फेयर इलेक्शन होता तो बीजेपी जीतती। ओके, बीजेपी, आरजेडी वॉज नॉट कमिंग बैक टू पावर। मैंने साधारण लोगों से बात की, सिर्फ यादव और मुसलमान एक्साइटेड थे आरजेडी के बारे में, और कोई एक्साइटेड नहीं था। सो द फैक्ट इज दैट दे वुड हैव वन। जिस तरह का मार्जिन था वो एक अलग बात है, अभी उसको साइड में रखते हैं, लेकिन बीजेपी वॉज अहेड। अभी आसाम में इलेक्शन हुआ, मैंने आसाम के बारे में फिर लिखा है कि कांग्रेस कहीं जीतने की स्थिति में नहीं थी, कांग्रेस हारती। महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, मैंने कहा कि अगर कि ऑपोजिशन ने लोकसभा में बहुत अच्छा किया था परफॉर्म, लेकिन विधानसभा आने तक उनकी सारा फोकस इस पे था कि भाई कौन चीफ मिनिस्टर बन जाए, एक दूसरे को कौनियां मार रहे थे, तो दे डिजर्व टू लूज, यू नो। तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी, द फैक्ट इज आप कोई भी ऑनेस्ट पोल करवा लेंगे, अभी भी मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर leader in this country. Yes. BJP is the largest party. BJP puts in enormous organizational effort. BJP takes elections very, very seriously.
बीजेपी जिस तरह से इलेक्शन लड़ती है और बाकी ऑपोजिशन लड़ता है, उसमें वही फ़र्क है जैसे मेरे ज़माने में एग्ज़ाम दिया करते थे, टेक्स्ट बुक पढ़ी एग्ज़ाम में चले गए, और आजकल कोटा में 6 महीने लगाते हैं। तो वो डिफरेंस है। तो बीजेपी हैज़ रेज द इलेक्शन फाइटिंग मशीन ऑर्गेनाइजेशन टू ए मच हायर लेवल। इन सारे फैक्ट्स को डिनाई करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ईमानदारी से बात होनी चाहिए। दिक्कत यह है कि आजकल हर कोई वकीलों की तरह बात करता है ना। it can't be binary. सवाल ये है कि क्या इस सब में इस सारे चीज़ों के साथ साथ कुछ स्टीरॉयड भी लगाए जाते हैं? माई कंसिडर्ड जजमेंट टुडे इज कि हाँ, बीजेपी स्टीरॉयड लगा रही है। स्टीरॉयड क्या लगा रही है, उसके क्या प्रूफ है, वो हर जगह थोड़ा थोड़ा बदलता है। कुछ जगह बिल्कुल ब्रेजन होता है, कुछ जगह साइलेंटली होता है। मैं 3-4 आपको बताता हूं जहां मेरे को लगता है कि हुआ है। मध्य प्रदेश 2023, बीजेपी फ्रॉम वट एवर आई कुड सेंस, एंड आई कुड बी रॉन्ग, ऐसा कोई नहीं कि मुझे लगा कि हो रहा था, इलेक्शन रिजल्ट उल्टा आ गया, इसका मतलब रिजल्ट गलत है, मैं गलत नहीं हुई। हाउ कैन यू से दिस थिंग्स? ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग इज दैट यू कैन बी रॉन्ग इन योर असेसमेंट। मध्य प्रदेश 2023, BJP's margin of victory simply cannot be explained by what was happening on the ground. Okay. And I say this not only on the basis of my personal experience and my political sense, जैसी भी अच्छी बुरी, पोल्स हो रहे थे, तमाम और टेक्निकल एविडेंस भी मेरे पास आती रहती है। मैं खुद तो नहीं करता आजकल, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती व्हाट्सएप भेजते रहते हैं, जी ज़रा देख लो, आप एक बार टेक्निकली चेक कर लो। तो आई कीप गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस काइंड। Maharashtra 2024, the margin of victory simply cannot be explained by all the legitimate things. और legitimate कई चीज़ें थी, ऑपोजिशन गड़बड़ कर रहा था, ढीला था। ये जो मार्जिन है simply cannot be explained. हरियाणा 24, बीजेपी का लॉस का मार्जिन कम हो जाता, आई वुड हैव अंडरस्टूड कि ढीले थे, आपस में कांग्रेस के नेता एक दूसरे से लड़ रहे थे, बट दैट बीजेपी गेट्स ए मेजॉरिटी। आप मुझे एक पत्रकार की एक रिपोर्ट दिखा दो जो कहती हो कि बीजेपी कैन विन इन हरियाणा, नॉट वन। बंगाल में जो हुआ, ममता बनर्जी के अगेंस्ट गुस्सा था, एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन जिस तरह का परिणाम आया वो गड़बड़ी के बिना संभव ही नहीं है। सो आई एम सेइंग लेट्स नॉट लुक एट इट ए सिंपल थिंग ऑफ बिल्कुल फेयर इलेक्शन और टोटली रिग्ड इलेक्शन। ऐसा कोई है नहीं। देखिए 21st सेंचुरी के जो डिक्टेटर्स हैं या जो सब गड़बड़ करने वाले हैं, उतने सिंपल गेम अब खेलते नहीं हैं। हर जगह थोड़ा सा स्टीरॉयड लगा रखा है, 2.5% 5% का स्टीरॉयड है। तो जो आप 3% से जीतने वाले थे वो 8% से जीतोगे, और 3 और 8 के बीच में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। आपका जो नंबर ऑफ सीट्स 60% की बजाय 85% बन जाएगा। और ये स्टेरॉइड्स के मैकेनिज्म क्या हैं? कई मैकेनिज्म हैं, अलग अलग जगह बदल रहे हैं, और कुछ हैं जो हम अभी तक समझते नहीं है। ज्यादातर लोग कहते हैं ईवीएम, क्योंकि वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और मैजिकल चीज होती है, हमें भी एक साइंस फिक्शन मिस्ट्री हमें सबको अच्छी लगती है, तो सबका कहना था कि ईवीएम में हो रहा है गड़बड़। मेरी अभी तक समझ है कि ईवीएम से गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ईवीएम से गड़बड़ हुई है उसका कोई मटेरियल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मुझे अब तक नहीं मिला है, इसलिए मैं ईवीएम का नाम नहीं लेता। हो सकता है हो रहा हो, ठीक, लेकिन मैं नहीं जानता। ठीक है, रूल आउट नहीं कर सकते, रूल आउट वो भी नहीं कर सकते। वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन इज द मोस्ट सिंपल थिंग, सीधे हो रही है, आंख के सामने हो रही है। बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में ब्रॉडली 30% मुस्लिम्स हैं, और बीजेपी को था कि अगर 30% मुस्लिम होंगे तो भाई फिर तो हम इलेक्शन कैसे जीतने, 30% तो हमारे अगेंस्ट पहले ही चले गए। तो इसके आप 4-5% तो कम करो किसी तरह से। द एंटायर SIR was about cutting down Muslims from about 30% to about 25%. This was the game. और कितना ब्रेजनली किया है उन्होंने SIR में। आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल मेरा है कल का। SIR शुरू हुआ है जी, तो मेरे घर आए। मेरा वोट गांव में है, दिल्ली में है नहीं, तो गांव में मेरा वोट है। तो मेरे को बताया 2002 में, हाँ जी आपका नाम तो है। सो आई हैपन टू लुक एट द 2002 लिस्ट एंड माई ओन दिस थिंग। नाउ आई टेल यू इन माई केस, इन 2002 वोटर्स लिस्ट माई नेम इज योगेंद्र सिंह। ओके। इन current voter list my name is Yogendra Yadav. Okay. And in Aadhaar card and passport my name, and in my metric certificate my name is Yogendra Singh Yadav. अच्छा।
लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी Sure. का वो है. माय फादर्स नेम कहीं देवेंद्र है, कहीं देवेंद्र सिंह है, और कहीं भी देवेंद्र सिंह यादव नहीं है, जो कि एक्चुअली उनके सर्टिफिकेट्स में है. माय मदर्स नेम एक जगह कमला है, एक जगह कमला देवी है. पता नहीं किसने लिख दिया, मतलब शी नेवर यूज दिस वर्ड. किसी ने लिख दिया होगा, ऑप्शन कोई आया होगा घर में कमला, हाँ जी कमला देवी. कमला यादव, और उनके डेथ सर्टिफिकेट में कमला चौधरी है. अच्छा, वो भी वो यूज करती थी. ठीक है. अब कोई कह सकता है 4 औरतें हैं, आपकी माँ इनमें से कौन है ना. बट आई एम श्योर मेरा वोट कैंसिल नहीं होगा. पर अगर मैं मुसलमान होता बंगाल में, तो दिस वॉज मोर देन एडिक्वेट ग्राउंड टू कैंसिल माई वोट. मुसलमान हो. मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं क्या हुआ. एक बंदा है, उसके फादर का नाम है इफ्तिकारुल हसन. इफ्तिकारुल हसन कैसे लिखा जाता है? IFTKH ARUL, इफ्तिकारुल हसन. मगर 2002 में उसका नाम लिखा था इफ्तिक स्पेस हारुल हसन. Okay. On this ground, his vote was cancelled. On this ground, there is a discrepancy in names. The man has Aadhaar card, he has PAN card, he has matric certificate, and he has a passport of India. उसका वोट काट दिया. What is this entire game about the passport not being proof of citizenship? क्या मतलब है इसका? Is that... आप बताइए क्या मतलब है. मैं तो पिछले 10 दिन से मजाक सुन रहा हूँ इसके बारे में. अब लेटेस्ट ये है कि किसी ने कहा है डेथ सर्टिफिकेट इज नॉट ए डेथ सर्टिफिकेट, इट्स ए ट्रेवल डॉक्यूमेंट टू अनदर वर्ल्ड. ठीक है, ट्रेवल डॉक्यूमेंट है भाई, मतलब कौन सा सर्टिफिकेट है, ये सब चल रहे हैं. एंड आई आस्क्ड जस्टिस लोकुर, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं. मैंने कहा जैसा ही, एंड देन नेक्स्ट डे ही स्पोक इट पब्लिकली. का बकवास है. मतलब इफ योर पासपोर्ट इज नॉट ए प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप, देन देयर कैन नॉट बी एनी प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, है ना. सी, नो प्रूफ कैन नॉट बी इनवैलिडेटेड. अगर मैंने झूठ से दुनिया का कोई भी प्रूफ लिया है, तो उसको तो कल आप कर सकते हैं. मैंने अगर गलत बयानी करके पासपोर्ट लिया है, आप पासपोर्ट को रिजेक्ट कर सकते हो. लेकिन जब तक पासपोर्ट है, तब तक तो सर्टिफिकेट है ना. ये असली पर्पस इसके पीछे देखिए खेल क्या है. खेल ये है कि तुम्हारे पास जो मर्जी डॉक्यूमेंट हो, मैं तय करूंगा कि तुम देश के सिटीजन हो या नहीं हो. अगर तुम्हारा नाम रवि है तो चल जाएगा, तुम्हारा नाम रहमत है तो तलवार तुम्हारे सर पे लटकेगी. मैं तय करूंगा. इतने लोगों को लटका के रखना, दैट इज द नेम ऑफ द गेम. अदरवाइज तो मतलब इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस. एंड जस्टिस लोकुर आस्क्ड दिस क्वेश्चन दैट टुमारो यू गो टू ए फॉरेन एम्बेसी and you say, okay, please give me visa. Here is my passport. The embassy can turn around and say, we don't know whether you are a citizen of India. Yes. How do we give you a visa? है ना. एम्बेसी आपकी सरकार कह रही है कि नहीं है such document. How do we know you are not a citizen of another country? है ना. I mean, what ridiculous things we are saying. मतलब पर्पस क्या है, आप करना क्या चाहते हो इस देश में, मुझे तो समझ नहीं आता. सिर्फ अपने इलेक्शन का फायदा उठाने के लिए, सिर्फ इस चीज के लिए कि जब दिल में मन आया तब मैं कुछ लोगों के वोट काट सकूं, उसके लिए आप 140 करोड़ लोगों को लटका के रखना चाहते हो. डेमोक्रेसी का एक बेसिक रूल है दैट पीपल चूज द गवर्नमेंट, वोटर्स चूज देयर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डजंट चूज द वोटर्स. अब देखिएगा, एक बर्टोल्ट ब्रेक्ट थे, बहुत फेमस थिएटर राइटर और पोइट. उनकी एक कविता है. कविता यही कहती है कि अब द रूलर्स हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द पीपल. इट्स टाइम दे इलेक्टेड ए न्यू पीपल. यू नो, पढ़ के मजाक लगता था. यही तो हो रहा है SIR. और क्या है, द रूलर्स आर इलेक्टिंग ए न्यू पीपल, दे आर डिसाइडिंग. मैं सिंपल चीज कहता हूं, SIR में इस देश में पता है कितने नाम कट रहे हैं? 10 करोड़. वी हैव a population of 140 crores or so, 142 के करीब है. About 100 crores are voters. और SIR के बाद 90 करोड़ बचेंगे. कोई कह सकता है कि चलिए भाई, हो सकता है एक्सेस रहे हों, लोगों ने डबल नाम लिखवा रखे होंगे, कट गए होंगे. वो मुझसे पूछेंगे, व्हाट प्रूफ डू यू हैव? आई वुड से आई हैव ए सिंपल प्रूफ.
which is Government of India's own population estimates, जो कि इलेक्शन कमीशन नहीं बनाता है. You have been in the government, you know, there is a proper estimate, the population projections by age group by year. इंडिया में 18 की एज से ज़्यादा के कितने लोग हैं, इसके पॉपुलेशन एस्टिमेट. व्हाट इज दैट? 101 करोड़. तो इस वक्त देश में 101 करोड़ लोग हैं जो कि एडल्ट पॉपुलेशन जिनकी है, जिनमें से 100 करोड़ वोटर हैं. और आप कह रहे हो नहीं 100 करोड़ में गड़बड़ है, मैं 90 करूंगा इसको. वाई? ऑन व्हाट बेसिस? आप कहते हो आपने शुद्धिकरण किया, वोटर लिस्ट में बड़ी प्रॉब्लम थी, शुद्धिकरण किया. तो आप ऐसा करो, इसको चेक करवा दो. मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एविडेंस दिया कि वोटर लिस्ट में SIR से पहले कितनी % प्रॉब्लम थी. कुछ एरर हमेशा रहेगी बहुत बड़ी वोटर लिस्ट में. कितने % एरर उससे पहले थी, कितने % एरर उसके बाद है. आप मेरे को एक एविडेंस दे दो. I presented that evidence in the Supreme Court. I showed that the number of inaccurate or gibberish entries, gibberish entries क्या होती हैं? आपका नाम लिखा है R, बस R son of this, pseudo entries और just blank. sure. और बिहार की वोटर लिस्ट में तमिल में आपका नाम लिखा हुआ है. I presented that in the Supreme Court. तमिल में लिखा हुआ है सर ये नाम, है ना. इसका टोटल नंबर कितना था मैंने सुप्रीम कोर्ट में बताया, और मैंने कहा SIR से पहले इसका नंबर कम था इससे. Inaccuracies have increased, not reduced. Duplications are about the same. इलेक्शन कमीशन का एक क्राइटेरिया है कि किसी घर में अगर 10 से फालतू वोटर हैं किसी एक एड्रेस पे, तो प्राइमा फेसी सस्पेक्ट है, उसको इनवैलिड नहीं करते हैं, पर आपको जाके पर्सनली वेरीफाई करना होगा. Do you know how many voters were of this kind? After SIR in Bihar, 2,58,00,000 वोटर बिहार में थे, in households with more than 10 voters. हमने सिंपली सवाल पूछा कि सर ये तो SIR हो गया, शुद्धिकरण हो गया वोटर लिस्ट का, इन घरों में क्या कोई गया था, कोई सर्टिफिकेट है कहने के लिए कि मैंने पर्सनली वेरीफाई किया है कि हाँ ऐसा है? नन. कैसा शुद्धिकरण है? आपको मुझे बताया जा रहा है कि वोटर लिस्ट को हमने इलीगल माइग्रेंट्स थे, अच्छा, हमने इलीगल माइग्रेंट्स को निकाला है. बिल्कुल ठीक बात है. बार बार आप SIR पे पूछो तो लोग कहते हैं अच्छा फॉरेनर्स को नहीं निकालना चाहिए क्या. मैं एक तो कहता हूँ भाई साहब, ये पिछले 70 साल से आप क्या काम कर रहे थे, पिछले 10 साल से क्या कर रहे थे. माननीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं अब तो 7 साल से इस देश के. पिछले 5 साल से क्या काम कर रहे थे. आपने कोई लिस्ट बनाई है फॉरेन नेशनल इलीगल माइग्रेंट्स की? लिस्ट छोड़ दीजिए, आपने एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं कि कहाँ पे हैं ना. भारत सरकार से 2019 में पूछा गया है ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज ए क्वेश्चन आस्क्ड इन द पार्लियामेंट, हाउ मेनी इलीगल फॉरेनर्स वर फाउंड ऑन द वोटर्स लिस्ट in the last 1 year or so. Okay. The answer is 3. भारत सरकार का जवाब है 25 मार्च 2019 को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. तब माननीय अमित शाह जी वो थे नहीं, 19 में वो नहीं थे. ये भारत सरकार के आंसर्स हैं, ऑफिशियल आंसर्स हैं. चलिए तब वो आपने गलती कर दी. पिछले 5 साल से आप क्या कर रहे थे? चलिए तब भी आपने नहीं किया. अब SIR में आपने पकड़ लिया. चलिए साहब बताइए कितनों को आपने पकड़ा? बार बार ये सवाल पूछा गया है, प्लीज रिलीज ए लिस्ट. चलिए लिस्ट नहीं, प्लीज रिलीज डेटा, कि आपको कितने इलीगल फॉरेनर्स बिहार में मिले. कितना बिहार में जब SIR हो रहा था कितना प्रोपेगेंडा था, किशनगंज और यहाँ पे और ये पूरा जो इलाका सीमांचल जिसको बोला जाता है, 4 जिले हैं, पुराना पूर्णिया जिला जो है, किशनगंज, अररिया और ये अपना पूर्णिया, ये वाले 4 जिले हैं सीमांचल में. कितने निकले साहब? बहुत लोग निकलेंगे इसलिए SIR किया जा रहा है. फाइनली कितने निकले? नॉट वन आंसर. हमने रिसर्च किया क्योंकि वो थे कि जिन लोगों का रिजेक्ट किया गया था उसके ग्राउंड्स लिखे हुए थे. तो मैंने अपनी टीम को लगा कि रिसर्च करवाया कि सब डाउनलोड करो, देखो कि किस ग्राउंड पे ऑब्जेक्शन होके किया है. पता लगा कि सिर्फ 10 लोग इस पूरे पूर्वांचल रीजन से, पूर्वांचल नहीं उसको कहते हैं वहाँ पर, ये जो 4 जिले हैं जो बांग्लादेश के बहुत नज़दीक हैं, सटे हुए नहीं हैं, सिर्फ 10 लोगों का इसलिए रिजेक्ट हुआ है क्योंकि वो फॉरेनर्स थे.
अच्छा, उन 10 में से 5 हिंदू थे और 5 मुसलमान थे। फिर मैंने किसी ऑफिशियल से अनऑफिशियली पूछा, मैंने कहा छोड़ो यार ये तुम बताओगे तो नहीं, वैसे बता दो हुआ क्या। हाँ, कहते जी 500-700 लोगों का हमने रिजेक्ट किया ऑन ग्राउंड ऑफ बीइंग फॉरेनर्स। अच्छा, मैंने कहा अच्छा 500-700 का किया। कहते सर पर वो ज़्यादातर ना नेपाल की हिंदू औरतें थी, शादियां हुई हैं नेपाल से इधर, वो थी, होना ही था नेचुरली, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनका कट गया। और हल्ला क्या, 500-700, जबकि बिहार में 44 लाख नाम कटे हैं। 500-700 मिले, वो भी नेपाल की हिंदू औरतें। उसके बेसिस पे आपने पूरे देश को उल्लू बना रखा है और इलेक्शन कमीशन बोलने को तैयार नहीं कि कितने इलीगल आपको मिले इसके अंदर। व्हाई इज दिस, क्यों आप कहते हैं। एक आखिरी बात और कह दूं इलीगल माइग्रेंट पे, क्योंकि लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं इस सवाल पे, क्योंकि ऐसा प्रोपेगेंडा कर रखा है और हर एक को नेचुरली लगता है यार अगर फॉरेनर्स हैं तो उनको तो निकालना ही चाहिए, ऑफ कोर्स निकालना चाहिए। Sure. अब आप मुझे बताइए देश का कौन सा स्टेट है जहां इलीगल फॉरेनर्स की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, विच इज टॉक्ड अबाउट, जो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो चुकी है, विच इज द वन स्टेट, आप बता दीजिए, जहां सबसे ज्यादा इलीगल फॉरेनर्स की प्रॉब्लम है, रियलिटी में है, जिसके बारे में सारी दुनिया कहती है। Must be Bengal, आसाम। असम, हाँ, असम में, क्योंकि असम में एनआरसी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और असम में जेन्युइनली इलीगल फॉरेनर्स की प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक ही नहीं है, एंड इट्स ए मेजर प्रॉब्लम। सो एसआईआर कहाँ शुरू होना चाहिए था, असम में। अब आपको लगेगा कि चलिए शुरू नहीं किया लेकिन बाद में करवा लिया। नो, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग स्टार्टलिंग। Yeah. पूरे देश में एसआईआर हुआ है, सिर्फ एक स्टेट में नहीं हुआ है, उसका नाम है असम। मैं कहता हूं कि एक बीमारी है, सब लोगों को उसका इंजेक्शन लगना चाहिए, लेकिन जिस एक पेशेंट में टेस्ट होके पता लग चुका है कि बीमारी हो, उसको मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। एवर वंडर्ड अबाउट व्हाई? ऐसा असम में एसआईआर नहीं हुआ है, एसआर हुआ है। एसआर इज समरी रिविजन। बाकी पूरे देश में आपको कहा गया कि हर कोई अपना नया एन्यूमरेशन फॉर्म देगा, अपने सर्टिफिकेट लाएगा, लिंक करेगा, ये सब करेगा। असम में कहा गया नहीं नहीं कुछ नहीं, जो एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट है ठीक है, समरी रिवीजन होगा, एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट में कुछ थोड़ा सा 1-2 जुड़वाने घटाने कर लो, एवरीथिंग इज ऑल राइट, जैसे हर साल होता था। द वन स्टेट विच हैज एन इलीगल फॉरेनर्स प्रॉब्लम was given the lightest treatment. Everyone else was given the heaviest treatment. Can you guess why? I'll give you a reason. क्योंकि असम में हमें पता है कि illegal foreigners कितने हैं। असम was the easiest state to detect illegal foreigners, क्योंकि वहां एनआरसी हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे हो चुका है, the figures are public. आसाम में 19 लाख इलीगल फॉरेनर्स हैं अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट कमेटी। ओके, ठीक है, तो अब आप कहोगे ठीक है भाई, फिर तो बड़ा आसान काम था, इलेक्शन कमीशन जाता 19 लाख को अलग कर देता, क्यों नहीं किया? शैल आई टेल यू द ट्रूथ? क्योंकि हमें पता है कि 19 लाख कौन है। सॉफ्टवेयर लगा लीजिए आप, 19 लाख में से कितने हिंदू हैं कितने मुसलमान हैं चेक कर सकते हैं, आजकल सॉफ्टवेयर बड़ा आसान है। ओनली 7 लाख आर मुस्लिम्स, 12 लाख आर हिंदूस। तो अगर आसाम में इलीगल माइग्रेंट्स को निकाल दिया जाता तो बीजेपी के वोटर चले जाते, और बीजेपी की पॉलिटिक्स वहां, ये जो बंगाली हिंदूस हैं जिनमें से काफी बांग्लादेश से आए हैं और काफियों के पास कागज नहीं है, उनकी पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। दैट इज द कोर ऑफ बीजेपी सपोर्ट बेस। तो जो चिल्ला के टीवी चैनल पे बोलते हैं इलीगल फॉरेनर्स की पार्टी, इन देयर लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज नहीं है, इन देयर लैंग्वेज बीजेपी इज द पार्टी ऑफ इलीगल फॉरेनर्स इन आसाम। दैट इज व्हाई दे डू नॉट वांट एसआईआर इन आसाम। तो डेमोक्रेसी रिगिंग रैम्पेंट है। अब देखिए क्या हो रहा है। मैं आपके व्यूअर्स को, पढ़े लिखे आपके व्यूअर्स हैं, देख सकते हैं। आई विल इनवाइट यू, मैं आपको 2-3 मैप्स दूंगा, जस्ट पुट इट ऑन योर वेबसाइट। दीज आर मैप्स ऑफ डिलिमिटेशन दैट हैपेंड इन आसाम। जस्ट अपने व्यूअर्स को दिखा दीजिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैप है, उनकी आंखें खुल जाएंगी
डिलिमिटेशन में क्या होता है कि आप बाउंड्री बनाते हैं। बाउंड्री का मतलब कैसे होता है, एक एग्जिस्टिंग तहसील होती है या कुछ भी होता है, एक तहसील को या उसके कुछ अराउंड के एरियाज़ को आप एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बना देते हो, है ना। एक डिस्ट्रिक्ट या 2-3 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ के आप पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बना देते हो, दैट्स अ स्टैंडर्ड थिंग। असम में क्या हुआ है, ऐसी ऐसी सांप जैसी शेप बनाई गई है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें एक आइलैंड है दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कनेक्ट नहीं करता है उससे, उनको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाला गया है। क्यों? ताकि वहां की बीजेपी को वोट लेने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ सके। सो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, इसमें मान लीजिए 60% मुस्लिम है, इसमें 40% है। असम में ऐसे एरियाज हैं जहां इतनी मुस्लिम पॉपुलेशन, तो आप क्या करेंगे? आप बीजेपी दोनों हारती है तो क्या करेंगे? इस 60 वाले को अगर मैं 90 कर दूं तो ये तो हारूंगा, पहले 20,000 से हार रहा था, अब 80,000 से हार जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर इस 40 को मैं 15 कर दूं तो ये मैं जीत जाऊंगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव डन। अगर ऐसा डिलिमिटेशन हो गया, ये 3 साल पहले हुआ है 2023 में, अगर ये डिलिमिटेशन हो गया तो देश में इलेक्शन का मतलब क्या बचेगा? टेक्निकली दिस इज कॉल्ड जेरीमेंडरिंग। आपके व्यूअर्स अगर चेक करना चाहें, ये अमेरिका में बीमारी शुरू हुई थी, अमेरिकी बीमारी है, क्योंकि अमेरिका में खुद पार्लियामेंटेरियंस तय करते हैं कि नेक्स्ट बाउंड्री क्या होगी। तो वो बैठ के अपने बूथ चेक करते हैं कि अच्छा ये वाले बूथ में कम वोट मिला था, इसको पड़ोसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाल दो, ये करते हैं। ये बीमारी इंडिया में कभी नहीं आई थी। This government has brought it and this election commission has brought it to Assam, और ऐसा किया है असम में, J&K में, कि अब तो अमरीकी आके हमसे क्लास लिया करेंगे, भाई साहब आप सिखाओ, ये तो हम 200 साल से कर रहे थे, हमें करना नहीं आया ठीक ढंग से, अब आप सिखा दो कैसे किया जाता है काम। ये काम कर रहे हैं। दिस इज ए मॉकरी ऑफ, और उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि फेयर इलेक्शन में बीजेपी जीतती असम में, है ना। बीजेपी के पास ओवरऑल पब्लिक एक्सेप्टेंस था, अगर ये आप करना शुरू कर दो, उसके बाद डेमोक्रेसी में बचता क्या है भाई? प्रॉब्लम वही है कि जैसे पेपर लीक होता है, वंस द पेपर इज लीक्ड, चाहे वो 1000 लोगों के पास गया हो और 1 लाख लोगों ने एग्जाम दिया हो, पेपर तो लीक हो गया ना। दैट इज द इशू, दैट्स द प्रॉब्लम। तो सवाल ये नहीं है कि क्या इससे 2% फायदा हुआ, इससे 3% फायदा हुआ। बार बार असम में वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बाद लोग कह रहे थे अच्छा ठीक है गड़बड़ी तो इन्होंने की थी, पर गड़बड़ी तो सिर्फ 3% थी ना, बीजेपी तो 8% से जीती है ना, तो अगर ये गड़बड़ी ना होती तब भी बीजेपी जीतती ना। दैट इज नॉट द पॉइंट। अगर आप बंगाल की तरह SIR करना शुरू कर दो और आसाम की तरह डिलिमिटेशन करना शुरू कर दो, उसके बाद इस देश में इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। फिर आप यही करते रहोगे, अच्छा गड़बड़ी 8% थी, 9% थी, 5% थी। एक बार आपने दरवाजा अगर खोल दिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर क्या बचता है डेमोक्रेसी के अंदर? दैट्स व्हाई आई हैव बीन कंप्लेनिंग, दैट्स व्हाई आई हैव बीन रेजिंग दिस इशू। और एक स्टेट में उठाता हूं मैं इशू, लोगों को लगता है नहीं हमारे यहाँ नहीं, बिहार में कुछ प्रॉब्लम होगी। अब जब दिल्ली में आया, लोग मेरे को फोन कर रहे हैं, भाई साहब मुझे भी फॉर्म भरना पड़ेगा। उनका हाँ, इस देश के हर व्यक्ति को नए सिरे से अपनी सिटीजनशिप साबित करनी पड़ेगी। सर मैं कैसे करूं? तो भैया यही तो मैं 1 साल से रो रहा हूं कि ये हो रहा है पूरे देश में। दिस इज द ट्रेजेडी। SIR इस देश में पिछले 70 साल से जो नियम चल रहे थे, सारे नियम को सर के बल खड़ा कर दिया है। नियम ये था कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट पे है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी को ऑब्जेक्शन होगी वो ऑब्जेक्शन लेके आएगा, अदरवाइज आपका नाम कंटिन्यू करेगा। अब है कि नहीं, आपका नाम था या नहीं था, आप नए सिरे से आओ। दूसरा नियम ये था कि आप इंडिया में हैं, नोएडा में है, मैं आया आपके घर, मेरी प्रिजम्पशन ये है कि आप इंडियन सिटीजन हैं, आप कह रहे हैं कि मैं इंडियन सिटीजन हूं, दैट्स इनफ। अगर कोई प्रूफ लेके आएगा देन आई विल चेक योर सिटीजनशिप। अब उसको पलट दिया है, प्रिजम्पशन इज आई डोंट नो आप किस देश से आए हो, आप साबित करो आप किस देश से हो। ये 2 चीज आप कर दोगे, कौन इस देश में बचेगा? मैंने आपको पर्सनल एग्जांपल दिया, एंड माय फैमिली हैपेंस टू बी द मोस्ट एजुकेटेड फैमिली इन दैट विलेज। उसके साथ ये हो रहा है, मेरी माँ का नाम, और मेरी माँ एजुकेटेड थी, अनएजुकेटेड नहीं थी, स्कूल टीचर थी वो। सरकारी डॉक्यूमेंट में एग्जैक्टली क्या लिखा जाता है, आप किसी को क्या बताते हो, और कमला कब कमला देवी बन जाती है सरकारी डॉक्यूमेंट में, किसी को क्या पता लगता है? मुझे अब पता लगा कि मेरी माँ का नाम कमला देवी भी लिखा हुआ है कहीं पे। ये अगर होने लग गया और इस बेसिस पे आप क्वेश्चन करने लग गए, कौन बचेगा इस देश में? तो अगर इफ दिस इज द रियल सिचुएशन ऑफ डेमोक्रेसी, और आप कह रहे हैं कि स्टीरॉयड लग रहा है और बहुत सारे कंपेलिंग आर्गुमेंट्स हैं, बहुत सारा
सीमिंग एविडेंस भी है, बट इश्यूज और भी ग्रेव हैं. इट इज़ नॉट ओनली गेम दैट इज बीइंग प्लेड ऑन द मैप फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसीज. इस गेम को खेलने के लिए आपको पहले उन इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा जिसके थ्रू ये रूट होगा. द इलेक्शन कमीशन, आपने सीबीआई की बात करी, ईडी की बात करी, ये सब इंस्टीट्यूशंस अगर कॉम्प्रोमाइज हैं तो आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या बचेगा? मेरा तो कंसर्न एज अ फॉर्मर ऑफिसर इज गवर्नेंस में क्या बचेगा? 6 चीज मैं गिनाता हूं विच हैव कॉम्प्रोमाइज इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम कंप्लीटली एंड इज गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज. देश, काल, पात्र. देश मतलब स्पेस. ये जो डिलिमिटेशन है, इट्स बेसिकली अबाउट एंश्योरिंग कि जिन जिन स्टेट्स में बीजेपी को अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता उनकी सीट्स कम हो जाए. काल, कैलेंडर. वन नेशन वन इलेक्शन इज अबाउट एंश्योरिंग कि इलेक्शन का झंझट साल में 5 साल में एक ही बार हुआ होगा, एक झटके में सारा पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली सब कुछ हो जाए. और एक झटके में अगर करना हो तो फिर तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ हो ही जाता है. कभी बालाकोट, कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, इलेक्शन मैनेज हो जाता है. तीसरा है पात्र. वोट कौन दे सकता है, वो एसआईआर ने मैनेज कर लिया. तो देश, काल, पात्र. और 3 दूसरी चीज़ें हैं, संस्था, संसाधन और सूचना. सूचना आपने मीडिया के जरिए कैप्चर कर ली है ना. कई सारी चीजें जो मैंने आपको बोली हैं, आपके लिए भी शायद हैरानी की बात उनमें से कुछ रही होगी. आप जैसे मतलब एजुकेटेड, इन्फॉर्म्ड, वेल अवेयर, कॉन्शियस सिटीजन. जरूर पिछले हमने बात जो की है, 2-3 बातों ने जरूर आपको सरप्राइज किया होगा. Why? Because the media does not cover it. मीडिया फुली कैप्चर्ड है इस देश का, मेन स्ट्रीम मीडिया. बस इतनी जरूर फ्रीडम बची है कि आप और मैं इस वक्त ये बात कर रहे हैं और होपफुली ये चला जाएगा यूट्यूब वगैरह पे. लेकिन और ये अब आजकल हर दुनिया भर में यही हो रहा है डिक्टेटरशिप में कि वो 100% सेंसरशिप नहीं करते हैं. वो 98% कर देते हैं और 2% को बार बार दिखाते रहते हैं. देखो ना, है तो संस्थाएं. तो सूचना कैप्चर हो चुकी है. संसाधन, money, the amount of money BJP pours into elections is of a kind which was unthinkable. सिर्फ महाराष्ट्र इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी ने जितना खर्चा किया है उतना लोकसभा इलेक्शन में सारी पार्टियां मिलके नहीं किया करती थी पूरे देश में. उतना हुआ है. और आखिरी है जो आपने जिक्र किया, संस्था. जो अंपायर है, अंपायर को कैप्चर कर लो. अंपायर आपका प्लेयर बन जाता है. अब जिस तरह का कंडक्ट इलेक्शन कमीशन का है, मतलब मुझे तो समझ नहीं, शर्म आती है. शर्म स्पेशल एक रीजन से आती है रवि जी, दैट एट सम पॉइंट आई वाज ऑलमोस्ट एन एम्बेसडर टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन की 50th एनिवर्सरी थी 2001 या 2 में उन्होंने किया था. नॉट ए कांग्रेस regime, it was Atal Bihari Ji's regime at that point. Election Commission ने 50th anniversary की. They invited election commissioners from all over the world. उन्होंने कहा सिर्फ हम अपनी पॉजिटिविटी बताएं तो अच्छा नहीं होगा. Why don't you come? You are a scholar of some standing and repute. You come and tell us about India's election. Tell everyone about India's election system. So I addressed election commissioners from all over the world. And of course, when I addressed, I said कि हमारे सिस्टम में ये खामियां भी हैं. But on balance, what a great achievement our election and election commission is. ये बात मैंने गोल्ड स्टैंडर्ड ग्लोबली दुनिया भर में. आपको पता है, मतलब these are things which अभी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. यूके में इलेक्शन कमीशन नहीं था. We forget this. UK didn't have election commission at all. वहाँ का होम डिपार्टमेंट इलेक्शन करवाया करता था. In 90s they thought of election commission. तो ब्रिटेन का इलेक्शन कमीशन जो बना, उसका डेलीगेशन इंडिया आया. कई लोगों से मिला, मुझसे भी मिला, कि हम ब्रिटेन का इलेक्शन सिस्टम ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप एडवाइस कीजिए. ये हमारी हैसियत थी. उससे आज जहां आ गए हो, अब मतलब आपको आसाम के इलेक्शन की डेट आनी है, तो कोई मेरे को कहता है जी कि 14 मार्च से पहले नहीं होगा डेट घोषित. मैं तुम्हें कैसे पता, 2 को हो जानी चाहिए. जी मोदी जी का विजिट है 13-14 तारीख को, उससे पहले तो हो ही नहीं सकता ना. इलेक्शन कमीशन थोड़ी अनाउंस करेगा. मोदी जी आएंगे, कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, उसके अगले दिन अनाउंस होगा. और होता एग्जैक्टली यही है. मतलब किस तरह के जोक चलते हैं, मतलब सम जोक्स टेल यू अ लॉट. जोक ये था कि इलेक्शन कमीशन हैज रिफ्यूज्ड एन अलायंस विद बीजेपी. इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम आउटसाइड सपोर्ट देंगे. सुन के क्या लगता है आपको? अब इतना सवाल बचा है कि ज्ञानेश जी किस दिन बाहर जाके बीजेपी का टिकट लेंगे, या उनको कोई गवर्नरशिप मिलेगी, या क्या मिलेगा. इस पे वी रिड्यूस दैट ग्रेट इंस्टीट्यूशन
to such levels of utterly shameful conduct. इससे क्या देश की रेपुटेशन नहीं गिरती है? जैसे मैंने आपको पहले बोला था, इंडिया डेमोक्रेटाइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. जी हाँ. 1950s तक दुनिया में ज़्यादातर देशों को लगता नहीं था कि डेमोक्रेसी वो यूज़ कर सकते हैं. उन्हें लगता था ये अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह का खेल है, यूरोपियन लोगों का खेल है, हम गरीब पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज कैसे कर सकते हैं. It is only after India held elections in 1952 that बाकियों ने कहा अरे ये तो इंडिया में हो सकता है, इसका मतलब हम भी कोशिश कर सकते हैं, नाइजीरिया भी कर सकता है, कीनिया भी कर सकता है, इंडोनेशिया भी कर सकता है. We democratize the idea of democracy. And today when India goes down, it's not just India which is going down. We are setting a bad model for the rest of the world. It is the one example that succeeded is now being turned into a failure. सर, आपने संस्था की बात करी और मैं उस पर बस एक बारी बैक ट्रैक करना चाहता था. CBI, इलेक्शन कमीशन, इन चीज़ों के बारे में तो ऑब्वियसली हम समझ ही गए आप क्या कह रहे हैं. What about the judiciary? What about the Supreme Court? Is that also compromised? I have no inside information. I have reasons to worry. And the one example I see is emergency. Emergency में क्या हुआ था? इस देश में बिल्कुल इलीगल तरीके से इंदिरा गांधी ने emergency लगाई थी. And the matter went up to the Supreme Court on one critical case, which was habeas corpus. Yes. है ना? And it is called the ADM जबलपुर case. Basically हुआ क्या था कि इमरजेंसी में सरकार ने कहना शुरू किया कि आपको आपका भाई को पुलिस उठा के ले गई थी, आप कोर्ट में जाते हैं, तो सरकार ने कहा हम कोई जवाब देंगे नहीं क्योंकि इमरजेंसी है. Correct. We are not inclined. habeas corpus petition entertain नहीं की जाएगी. कुछ हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आपको ये तो करना पड़ेगा. सो उसके अगेंस्ट सरकार ने अपील की. कोई 100-150 केसेस थे, सबको क्लब कर दिया गया एंड इट इज कॉल्ड ADM जबलपुर केस. Okay. सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच थी. पांचों बहुत फेमस जज थे एक्चुअली. बाद में आप देखिएगा पांचों के बहुत दीज आर ग्रेट लीगल माइंड्स ऑफ दैट टाइम. Okay. उस 5 जज की बेंच ने कहा हाँ इमरजेंसी है, आपको गोली भी मार दी जाए तो सरकार को जवाब भी देने की जरूरत नहीं कि गोली क्यों मारी गई. दैट इज कंसिडर्ड द डार्केस्ट चैप्टर इन इंडियाज जुडिशरी. आज भी लोग उस पे कहीं भी आप लॉ करेंगे तो आपको ADM जबलपुर केस पढ़ाया जाएगा कि हाउ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइजेस इन सरेंडर्स. वो करने वालों में चंद्रचूड़ थे, ये चंद्रचूड़ नहीं, उनके पिताजी YV चंद्रचूड़ वो थे. और फिर 50 साल बाद उनके बेटे ने उस जजमेंट को पलटा और कहा कि गलत जजमेंट था ये, है ना. आज जो हो रहा है, जो जिस तरह के जजमेंट आए हैं, उसको देख के आपको लगता है कि कहीं वो इमरजेंसी वाला खेल तो दोबारा नहीं हो रहा है. लोगों की बेल पिटीशंस आती हैं, छोटे से बड़े मुद्दे पे. छोटी छोटी चीज़ें आप देखिए, बनारस में कोई चिकन पार्टी करता है, उसको जेल में कर दिया जाता है क्योंकि आपने भावनाओं का वो किया है, आपने सम्मान किया है. मुसलमान है, 2 महीने बाद बेल मिलती है. पता लगा पिछले महीने फिर किसी बीजेपी वालों ने एग्जैक्टली यही काम किया, उसको 1 हफ्ते में बेल मिल जाती है. छोटा केस है, लोकल है, चलिए हो सकता है. ये जो दिल्ली राइट्स का केस चल रहा है इस वक्त, सरकार ऑफिशियली कहती है कि इस मुकदमे, ये दिल्ली राइट्स के बारे में कॉन्स्पिरेसी केस चल रहा है. ऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि अभी केस शुरू नहीं हुआ है, चार्जशीट फाइल हुई है, अभी तो केस शुरू हो रहा है. कब तक पूरा होगा कह नहीं सकते क्योंकि 600-700 विटनेसेस हैं. करने में कितने साल लगेंगे आप जानते हैं सिस्टम में. तो वो लोग कोर्ट जाते हैं कि साहब चलिए केस हो रहा है, इसका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका है, बेल दे दीजिए. बेल नहीं मिलेगा. 6 साल हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट भी बेल, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक बार नहीं बार बार कहा है, बेल नॉट जेल इज द रूल. ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बेल आपका अधिकार है. और किस आधार पे? अगर ये साबित हो जाए कि भाई आपके केस की सुनवाई ही इतनी लंबी चल रही है, तो एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसके बाद बेल दे देनी चाहिए. अगर सुप्रीम कोर्ट बेल उमर खालिद और शर्जील इमाम को नहीं देगा, बेल के मैटर एक खास तरह की बेंच के सामने ही जाएंगे. जो पॉलिटिकली सेंसिटिव केस होगा उसमें आप कह सकते हैं, वकील लोग कहते हैं, मैं तो ज्यादा जानता नहीं पर वकीलों को जानता हूं, उनसे पूछता हूं, तो कोई ऐसा सेंसिटिव केस जिस केस का सरकार के इंटरेस्ट से ताल्लुक है,
अभी मीनाक्षी नटराजन का केस आएगा, है ना, जिस केस में इस सरकार का इंटरेस्ट सीरियसली इन्वॉल्व है, वो केस मेरे वकील दोस्त कहते हैं देखना किस बेंच के पास जाता है। जिस दिन जाता है वो हंसते हैं, मैंने कहा था ना कि इसके बेंच के पास जाएगा, देखना क्या रिजल्ट आता है। जिस दिन रिजल्ट आ जाता है, डिसीजन आ जाता है, तो कहते हैं देखो मैंने तो तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था कि ये होगा। मैं नहीं जानता वो बात सही है कि गलत है, वो जानते हैं। मगर एक चीज़ तो इम्प्रेशन है, इस वक्त मेरा इम्प्रेशन, अगर आज मेरे से कोई पूछे कि साहब फलां केस है बहुत गलत हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, मैं कहता हूँ यार ठंड रख, थोड़ा आराम से, क्या जल्दी है, सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रहे हो, तुम्हें न्याय मिलेगा, सोच लो, थोड़ा सोच लो, बस इतना मैं कहता हूं। जो मेरा इंप्रेशन है वो ये है कि जहां सरकार पैडल दबा देती है कि भाई ये तो उसका पॉलिटिकली सेंसिटिव मामला है, ये तो नहीं होना चाहिए, पता नहीं कैसे होता है कि उस केस में फिर शटर डाउन हो जाता है। SIR का जो जजमेंट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जजमेंट है, मतलब अगर इस सब के बाद सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे सकता है तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल ADM जबलपुर मामला है। ADM जबलपुर केस से क्या हुआ, उसके बाद ये हो गया कि भाई अब आपको कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, इमरजेंसी का इंतजार करो, इमरजेंसी खत्म होगी तभी कोर्ट कचहरी में जाओ, अब कोई मतलब नहीं बचा है। एक तरह से अनफॉर्चुनेटली SIR जजमेंट को इसी तरह से रीड किया जा सकता है कि इसके इम्प्लीकेशन ये हैं कि अगर किसी चीज में इस सरकार के पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं तो अब आप सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा उम्मीद न लगाएं। एंड दैट इज ए वेरी सैड कंक्लूजन, बिकॉज फाइनली सब कुछ गड़बड़ी के बाद आपकी एक उम्मीद रहती है ना कि यार कोर्ट में जाइए, चलो देर होगी, कुछ होगा, देर सही पर न्याय मिलेगा। वो उम्मीद कहीं आज धुंधली होती हुई नजर आ रही है और वो बहुत बहुत चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि तमाम जजेस कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। याद रखिए इमरजेंसी में भी उस शेमफुल जजमेंट जो ADR जबलपुर था, वहां भी एक HR खन्ना था जिसने कहा था गलत है। ऐसे लोग हैं जुडिशरी में आज भी हैं। वी शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव सच जजेस, बट ऑन बैलेंस एज ए सिस्टम, व्हाट डज द सिस्टम डू? डज इट डिलीवर जस्टिस? जहां एक जगह थी कि हाँ ठीक है अथॉरिटेरियनिज्म है, सरकार गलत कर रही है, क्रोनी है, ये है वो है, कोई तो ब्रेक लगाएगा। मुझे आज वो लगती दिखाई नहीं दे रही। आई फील वेरी सैड। So do I. Yeah. Not just sad, I feel ashamed as an Indian. मैं फिर आपको कहता हूं, इंडिया ने दुनिया को सिखाया था कि ये चीजें हो सकती हैं। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को दुनिया में कोट किया जाता है। Yeah, so the problem with being, open-minded is that you are open-minded. Yeah. And if you are open-minded, then you have to allow what you don't want to hear to come to your mind and leave an impact. And of course, I will listen to all this, and so will my audience, and then we will, of course, form a judgment. But I don't think you can be a well-informed citizen unless you hold two counter-narratives in your mind simultaneously. Absolutely. If you don't hold them, then you are nowhere. There can never be one. Absolutely. And I expect every one of your viewers to check every single incident that I have mentioned. आजकल तो गूगल और AI में 2-2 मिनट में आपको सब आंसर्स मिल जाएंगे। चेक इट आउट, डोंट बिलीव जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग इट। मे बी आई एम रॉन्ग इन सम ऑफ दीज थिंग्स, मे बी माई फैक्ट्स आर रॉन्ग, डू चेक इट आउट। But if this is right, then as a citizen, don't we owe something to this country? Definitely, and to ourselves too. But you see, it is probable that you're not wrong, because बहुत सारी judgments जो हम convey कर रहे हैं through our arguments are subjective judgments. They are value-based judgments. And at the end of the day, इसको सुनने वाला audience वो कहीं ना कहीं उसको ये डिसाइड करना होगा कि भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू जजमेंट कहाँ बैठती है, मैं डेमोक्रेसी को और अपने फ्रीडम को कितना वैल्यू करता हूँ, मैं इन बातों पे कितना यकीन करता हूँ, और उसके हिसाब से मेरा फर्ज क्या बनता है। Absolutely. So my value is not this party or that party. Parties cannot be the judgment. पार्टियां आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं। एक पार्टी एक टाइम अच्छा काम करती है, दूसरे टाइम खराब काम करती है। That's not value. My value is democracy. My value is my constitution. उसके हिसाब से आप जा रहे हो या नहीं, दैट शुड बी द क्राइटेरिया। अगर उस हिसाब से, जैसे आप
आपने सुना, मैं 4-5 बार इमरजेंसी, इंदिरा गांधी और इन सब का जिक्र किया, लोगों को शायद हैरानी होगी, क्योंकि आजकल सब कुछ वो है, नहीं आप, अब मैं देखता हूँ कई लोग जो बीजेपी के ओपोनेंट हैं वो इमरजेंसी को जस्टिफाई करते हैं। मैं कहता हूँ भाई किस दुनिया में रहते हो, हाउ कैन यू बी सो अनट्रू टू योर ओन कंट्री। सो इट इज़ द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, larger interest of the country, larger interest of the world, of humanity. That should be our value. Not this party or that party, this leader or that leader. ये तो सब आएंगे चले जाएंगे, हम आप भी चले जाएंगे एक दिन, लेकिन देश तो रहेगा, दुनिया तो रहेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी रहेगी। क्या उसके लिए हम ठीक कर रहे हैं? These are questions we must ask, hard questions. They may go against our current values. It's possible कि किसी लीडर को आज मैं पसंद करता हूँ, सारे फैक्ट्स देखने के बाद मुझे लगे नहीं यार गड़बड़ है मामला है तो कुछ, आई एम बीइंग चीटेड, वेल इन विच केस आई वुड चेंज माय ओपिनियन, in the light of facts, in the light of things that are in front of me. Yeah. Well, weigh whatever is out there in front of me and to be able to change my mind is the essence of being free. Absolutely. And if I am not free, then what am I? Absolutely. And I don't need to be put in jail. I don't need to be denied bail for that. I just need to be manipulated. And unfortunately, so I don't know if I'm being manipulated. Honestly speaking, it might be that this is happening and it might be. But what I can do as an individual who considers this thing to be a serious thing, a very serious thing, is to inform people that it is plausible and to investigate on your own. Absolutely. So this is the one commitment that we must have as a citizen. Commitment to truth. आजकल सच को छुपाना इतना आसान काम नहीं है। सच को अखबार की फ्रंट लाइन से गायब कर देना बड़ा आसान है, इट जस्ट टेक्स ए फोन कॉल। सच को शाम की टेलीविजन डिबेट पे ना दिखाना बड़ा आसान काम है, सर। लेकिन जो सिटीजन ढूंढना चाहे उसके लिए 2 मिनट का काम है पता कर लेना कि भैया क्या हुआ। सर मैं आपके साथ ना एक आइडिया डिस्कस करूंगा जी, अभी ऑफ कैमरा। जी, लेट दिस बी रिकॉर्डेड दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस विद यू। बताइए। लेट मी conclude this from the point of view of the audience. अगर वो idea fructify हो गया तो they will get to know in any case. Sure. Thank you for everything, for educating me, for giving me that opinion. I have to admit many of the things that you said did surprise me. It tilts my axis. Yeah. I spoke to somebody who would disagree vehemently with many of those things. I liked him too. What you told me, I liked what you said too. And I guess I am confused, but it's a good problem to have, I suppose. To be confused and to be informed by as many perspectives as possible. I hope that the truth comes out. And to follow the confusion with investigation of truth. Absolutely. महात्मा फुले ने एक शब्द यूज किया था, सत्यशोधक। I like that word. सत्यशोधक, हम सब सत्यशोधक बने, ट्रुथ को परस्यू करें। कंफ्यूजन हुआ, 2 बात सुनी, दोनों अच्छी लगी, अब मैंने उसको बैठ के चेक करना शुरू किया, उसके बाद I arrive at my conclusions. Yeah. That's what needs. With that, something to do with the idea I'm going to discuss with you just now. Sure. But thank you very much. Thank you.